इसमें टॉपिक कंप्लीट किए हैं वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही अपना एमएस ऑफिस का एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आता है एमएस एक्सेल। सेपरेट शीट इसको बेसिकली बोलते हैं। कहीं अगर एग्जाम वगैरह में आपको क्वेश्चन मिलता है सेपरेट शीट के नाम से तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो एक्सेल की ही बात की जा रही है वहां पर। तो एक्सेल के अंदर क्या है, अब एक्सेल को हम डाटाबेस प्रोग्राम भी बोलते हैं। एक्सेल में जो भी आप डाटा बनाओगे हम वो इसी पर्पज से बनाते हैं कि मे भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई इन फ्यूचर कोई कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। ठीक है, एक्सेल का जो मेनली काम है वो कैलकुलेशन ही करना है, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास जो भी डाटा होगा वो कैलकुलेशन टाइप का ही होगा। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में भी डाटा हो सकता है आपका एम्प्लॉय का, जैसे बेसिक डिटेल है। उसके साथ अगर आपको सैलरी मैनेज करना है तो वो न्यूमेरिकल डाटा हो गया। तो दोनों टाइप का डाटा मैनेज होता है, इसलिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है ये आपका। तो अब वर्ड में जैसे पेज मैनेज करते थे आप, पेज के अंदर टेक्स्ट टाइप करते थे, पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स में काम करते थे। अब एक्सेल के अंदर आपको मिलेगी शीट्स। ठीक है, जो भी आपको डाटा अपना रेडी करना है वो शीट्स के अंदर करना है। और शीट के अंदर होता क्या है, आप कोई भी कितनी भी शीट लो, बाय डिफॉल्ट आपको शीट 1 मिलेगी। अगर आपको और भी शीट चाहिए तो प्लस पे क्लिक जैसे करोगे तो आपको नई शीट मिल जाएगी। 255 इसमें मैक्सिमम आप शीट इंसर्ट करवा सकते हो। किसी भी शीट की कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली दो चीजें हैं, कॉलम एंड रो। किसी भी शीट के अंदर आप अल्फाबेट से जो चीजें दिखाई दे रही हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक कॉलम है। सिमिलर ऐसे ही आपकी हॉरिजेंटल होती हैं रो। वर्टिकल हो गया कॉलम, हॉरिजेंटल होगी आपकी रो। तो रो को डिफाइन किया गया है नंबर से और कॉलम को नेम दिया गया है अल्फाबेट में। तो बात आती है क्वांटिटी की कि एक पर्टिकुलर शीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं और कितनी रो होती हैं। ये वाइवा में और एमसीक्यूज में क्वेश्चन कॉमन है आपका, इसको थोड़ा नोट कर लेना। कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करोगे आपको लास्ट कॉलम मिल जाएगा और एक्सेप्ट इसका अल्फाबेट में नेम आएगा। इसका न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेशन में नंबर देखें तो 16,376 बनता है। ठीक है, वापस फर्स्ट कॉलम में आने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की। ऐसे ही रो में भी जा सकते हो, फर्स्ट रो से लास्ट रो में आना है कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। तो 10,48,576 आपकी टोटल रो बनती है। ठीक है, ये दो चीजें जरूर अपनी नोट कर लेना, टोटल कॉलम कितने होते हैं या कॉलम जो लास्ट होता है हमारा उसका नाम क्या है और लास्ट रो क्या है, रो का नंबर। सो अब ये रो और कॉलम के साथ जो मेन चीज है जिसमें हमें काम करना है वो होते हैं हमारे सेल। आप कहीं भी क्लिक कर रहे हो तो वो क्या है, आपका एक सिंगल सेल है। इस शीट के अंदर हर सेल का अपना एक यूनिक नेम है जिसको हम एक्सेल की लैंग्वेज में सेल रेफरेंस या एड्रेस बोलते हैं। जो भी सेल आप क्लिक करोगे उसका एड्रेस आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अभी हम किस सेल में हैं या हमने कितना एरिया सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है, अभी जैसे मान लो ये जो सेल है हमारा, ये पहले आपको देखना है कि ये किस कॉलम में है, कॉलम नंबर F और उसके लेफ्ट में रो नंबर। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उस सेल का नेम डिफाइन होगा, एड्रेस डिफाइन होगा। तो कॉलम एड्रेस क्या बना, F8। पहले आपको कॉलम उसके बाद आपको रो, ये दोनों ज्वाइन करवाने हैं। और पर्टिकुलरली आप जिस सेल में होते हो उसका एड्रेस आपका यहाँ पर एक लेफ्ट कॉर्नर में नेम बॉक्स है, उसके अंदर भी आपको उसका एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा जब भी आप किसी सेल में क्लिक करोगे। ठीक है, अभी हम जिसमें है G8, तो यहाँ से G हो गया आपका कॉलम और इधर से होगी आपकी रो। तो सेल एड्रेस क्या बन गया, G8। ठीक है, बात आती है जब आप एरिया सेलेक्ट करते हो तो उस एरिया को आप क्या एड्रेस दोगे, तो फर्स्ट और लास्ट सेल का एड्रेस बोला जाता है उसमें। ठीक है, फर्स्ट सेल आपका क्या है इसमें F6 और लास्ट सेल हो गया J12। तो ये एक रेंज होगी, एक एरिया हो गया। उस एरिया के अंदर आपका जो भी डाटा है उसके ऊपर आप जो भी कैलकुलेशन करनी है
वो आप आगे फर्दर करोगे। ठीक है, जब भी हम कोई मल्टीपल सेल का सेल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट सेल होता है वो हमारा करंट या एक्टिव सेल होता है। अभी जो सिलेक्टेड एरिया इसके अंदर अगर मैं डायरेक्टली कुछ टाइप करने के लिए जाऊंगा तो जो मेरा फर्स्ट सेल है व्हाइट बॉक्स में जो दिखाई दे रहा है वो मेरा करंट एक्टिव सेल है, इसलिए डायरेक्टली उसी में ही टाइप होगा। टाइप करके नेक्स्ट एंटर करो तो वो नेक्स्ट सेल में बाद में जाएगा। ठीक है, तो बात आती है किसी भी सेल या मल्टीपल सेल जो आपने सिलेक्ट किए हैं उस सिलेक्टेड एरिया के ऊपर आपके क्या क्या काम है। माउस की 3 तरह की पोजीशन शेप होती है। ठीक है, अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, सिलेक्शन के लिए। जैसे आप वर्ड में कर्सर से सिलेक्ट करते थे ड्रैग करके, तो एक्सेल शीट के अंदर हमारे को अगर सेल सिलेक्ट करने हैं, एरिया सिलेक्ट करना है या डाटा सिलेक्ट करना है तो उसके ऊपर ये ऐसे ड्रैग करना है। ठीक है, जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं उस सिलेक्टेड डाटा को अगर मान लो आपको उठा के किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना है, मूव करना है, कट कॉपी पेस्ट आप जानते ही हो, तो ये डायरेक्ट आप माउस से कर सकते हो। आपको क्या करना है, उस सिलेक्टेड डाटा के बॉर्डर पे आना है, वहां बनेगा माउस प्लस सिंबल, आप उसको अपना आराम से होल्ड करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा होता है हमारा एक ड्रैग पॉइंट। आप किसी भी सिलेक्टेड एरिया या सेल के बॉटम लेफ्ट राइट कॉर्नर पे जैसे माउस लेके आओगे, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रैग पॉइंट और ये इसी पॉइंट पे आके ही आपको मिलेगा। इसका काम होता है कि आपने उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो टाइप कर रखा है उसको बाकी के सेल पे भी या बाकी के सेल में भी आपको एक्सटेंड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर 1 टाइप किया, एंटर, नंबर 2 टाइप किया, एंटर। ठीक है, मैं ऐसे ही आगे नंबर टाइप करना चाहता हूं, तो मैनुअली नहीं चाहता तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर को सिलेक्ट करो ड्रैग करके, इस ड्रैग पॉइंट पे माउस को लेके आओ, होल्ड करके जैसे नीचे ड्रैग करोगे तो ये सीक्वेंस ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉप करके दे देगा। अब यहाँ पर जो सिस्टम यूज हुआ है वो क्या है कि हमने उसको फर्स्ट और सेकंड नंबर बता दिया, दोनों को सिलेक्ट करके जैसे आगे एक्सटेंड किया तो उसको मालूम पड़ गया कि भी 1 2 को आगे एज इट इज कंटिन्यू रखना है, उसी के बिहाफ पे वहां पर आपको सीरियल नंबर एक तरीके से मिल गए। वहां पर नंबर कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर है तो नंबर को ड्रैग करोगे तो वो नंबर ही देगा। अगर आपके पास मान लो टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट में वो आगे क्या देगा, वो उसकी डुप्लीकेट कर देगा। उसको थोड़ी ना मालूम भाई इस एक्सेल के बाद क्या वर्ड देना है। हम जैसे मान लो स्टूडेंट के नाम लिख दिया हमने 2 3, अब उसको थोड़ी ना मालूम तीसरा स्टूडेंट नेम क्या है, लिस्ट में तो हमने दे नहीं रखा। तो ये कैसे आए फिर, ये क्योंकि ऑलरेडी ऐड है, वो एक्सेल की मेमोरी में ऐड है, इसलिए उसने वो काम आपको करके दिया है। सेलेक्ट डिलीट। तो अगर मेन्यू की बात करें तो होम के अंदर आपका यहाँ तक का जो सेक्शन है वो एज इट इज वर्ड का है, इसमें 2 ऑप्शन ये अलग थोड़े हैं वर्ड में, बाकी सारा आपका एज इट इज है। फॉर्मेटिंग में किसी को कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम आए तो बता देना। सेल एड्रेस हो गए, सेल रेफरेंस हो गया, नेम बॉक्स हो गया, इसी के सामने फिर आपकी है फॉर्मूला बार। जब हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो उस फॉर्मूले को कभी एडिट अगर हमें करना पड़ गया तो वो हम इस फॉर्मूला बार के अंदर जाके एडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर दिए और इन नंबर का मुझे क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल मुझे इस सेल में करना है। तो कोई भी फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर वो आपका इक्वल से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे आपने इक्वल स्टार्ट किया, अब जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है, फंक्शन बोलेंगे, फॉर्मूला कह सकते हो आप बट एक्सेल में फंक्शन बोलेंगे, जो भी फंक्शन आपको यूज करना है। अब देखो जब हमारा कर्सर सेल के अंदर एक्टिव है तो ऊपर आपकी मेन्यू बार जो है वो डिसेबल है, ऊपर सारे फंक्शन आपके डिसेबल है। तो एक्सेल में काम करने का जो तरीका है वो यही है कि पहले आपको अपने सेल के अंदर जो भी टाइप करना है वो टाइप करो, उसके बाहर आओ, उसको वापस सेलेक्ट करो, फिर जो ऊपर से जो चेंजेस आपको चाहिए वो अप्लाई करो। ठीक है, करंट टाइम में जब हम काम कर रहे हैं किसी सेल के अंदर टाइप कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके फंक्शन जो है डिसेबल हो जाते हैं। किसी भी सेल के अंदर आपने कुछ टाइप किया है उसको री एडिट करना है F2 से, मान लो मैंने ये वैल्यू टाइप कर दी, एंटर करके बाहर आ गया,
बाद में मुझे इस वैल्यू के अंदर कुछ और भी चेंज करना है, तो कैसे करोगे? या तो डबल क्लिक कर लो, या फॉर्मूला बार में चले जाओ, या कीबोर्ड से F2 प्रेस कर लेना। जैसे F2 प्रेस करोगे तो आपका कर्सर उस सेल के अंदर एक्टिव हो जाएगा। अभी हमें एक फॉर्मूला डालना है यहाँ, इक्वल टू सम, टोटल करना है, तो टोटल के लिए फॉर्मूला होता है हमारा सम का। ब्रैकेट ओपन करो, जिन वैल्यू का आपको टोटल करना है वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है माउस से ड्रैग करके। अब यहां पर आपको अपनी रेंज दिखाई दे रही होगी, E8 से लेके G11, तो ये हो गया हमारा E8 और ये हो गया हमारा G11। ठीक है, इन दोनों सेल के बीच में जो भी डाटा है वो हमारा फॉर्मूले के अंदर माना जाएगा, सिलेक्ट हो गया। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये टोटल उसने करके दे दिया। फॉर्मूले पे हम बाद में आएंगे, अभी सिर्फ मैं एक माइंड सेट कर रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर किस तरीके से काम होता है। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया वो बाद की बात है। तो अभी हमारी बात थी फॉर्मूला बार की। तो अब देखो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लगाया उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब हमें ये देखना है कि इस रिजल्ट के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, कैसे देखेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ F2 प्रेस करो, या फिर आपकी फॉर्मूला बार के अंदर जाके देखो। अब फॉर्मूला बार के अंदर आपका फॉर्मूला है और यहाँ आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बार का काम। अगर इस फॉर्मूले में आपको चेंजेस कुछ करना है, या तो डबल क्लिक करके यहीं पर आ जाओ, ठीक है, जो चेंज करना चेंज करो, या फिर अपना ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर क्लिक कर लो, एक ही बात है। नेक्स्ट चीज शीट से रिलेटेड है। किसी भी शीट का अगर आपको मान लो नाम चेंज करना है अपनी तरफ से, तो डबल क्लिक करके जाओ, जो भी आपको नाम देना है वो नाम टाइप करके एंटर कर देना, वो नाम चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर वो शीट आपको डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करो, आपके काफी सारे और भी फंक्शन आएंगे। इंसर्ट का मतलब नई शीट लेनी है, जैसे प्लस पे क्लिक करके, तो वो भी इंसर्ट वही काम करेगा। डिलीट करनी है, शीट डिलीट हो जाएगी आपकी। रीनेम अभी हमने किया ये डबल क्लिक करके। फिर आता है मूव एंड कॉपी, काफी काम का फंक्शन है और इसको जरूर प्रैक्टिस में लेना। मूव एंड कॉपी का मतलब क्या हुआ? आपने जिस शीट पे ये राइट क्लिक किया है उस शीट को अगर आप मूव करना चाहते हो, मतलब शीट नंबर 2 फर्स्ट पे है, मैं इसको लास्ट में रखना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट माउस से उठा के ड्रॉप कर दो, वो मूव होगी। अगर आप किसी भी शीट की ऑर्डर वाइज जैसे पोजीशन चेंज करना चाहते हो, फर्स्ट से मुझे लास्ट में चाहिए, लास्ट से मुझे कहीं बीच में चाहिए, तो वो मूव का काम हो गया। अगर आप चाहते हो कि उस शीट की मैं डुप्लीकेट बना लूं, मान लो ये कोई आपकी इंपॉर्टेंट शीट है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट डाटा है आपका, लेकिन इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट आपको करना है, लेकिन नहीं चाहते कि इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हम चाहेंगे कि इसकी एक डुप्लीकेट बना ले। तो डुप्लीकेट का हो गया तरीका क्या? जैसे आप माउस से उठा रहे हो शीट को, तो साथ में कंट्रोल को भी दबा लो, और जहां माउस रिलीज करोगे पहले माउस को छोड़ना है, कंट्रोल को बाद में छोड़ना है, तो क्या करेगा? उसकी डुप्लीकेट बना देगा। तरीका वही है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी पे जाते हो तो कैसे करोगे? ये तो मैंने माउस से शॉर्टकट में बता दिया, मैनुअली देखो। तो जैसे राइट क्लिक मूव एंड कॉपी पे जाओगे तो यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा एक, तो क्रिएट ए कॉपी, और कॉपी किस शीट की करनी है उसमें से आपको यहाँ क्लिक करना है, शीट 2 की या शीट 3 की। ओके कर देना, तो डुप्लीकेट बना देगा। मूव करना है, उसी पे फंक्शन पे वापस जाओ। अब कॉपी नहीं चाहिए, सिर्फ मूव करना है, तो कहाँ मूव करना है? मूव टू द एंड, या जिस शीट के आगे वो मूव करो ना, उस शीट को सिलेक्ट करके ओके कर देना, वो वहीं पर उस शीट को मूव कर देगा। ठीक है, डिलीट। प्रोटेक्ट शीट, व्यू कोड अभी हमारा काम नहीं है, लास्ट में देखेंगे इसको। प्रोटेक्ट शीट ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने वर्ड में किया था कि हमारे पास जो भी डाटा पेज है या फाइल है उसको प्रोटेक्ट करना है, कि हमारे अलावा कोई उसमें काम ना कर पाए। हमें किसी के साथ अगर वो डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो वो उसको जस्ट रीड कर सके, उसमें कुछ चेंजेस ना कर पाए। तो कहने का मतलब हमें अब यहाँ अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसी के लिए फंक्शन है, राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे आओ, और जो भी पासवर्ड आपको देना है 2 टाइम्स सेम पासवर्ड डाल के ओके कर देना। आपकी शीट लॉक हो चुकी है। अब आप इस शीट पे कहीं भी क्लिक करोगे तो अब देखो सारे फंक्शन डिसेबल है आपके। अब यहाँ सिर्फ
और सिर्फ इस डाटा को देख सकते हो, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ये तो हो गया डिफॉल्ट। अगर आप डायरेक्टली अपना राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करते हो पासवर्ड डाल के, तो ये काम होगा, ठीक है। अब बात आती है जो एक्चुअल हमें जरूरत पड़ेगी जिसकी, वो ये कि अब हमने जितना एरिया या जितना डाटा हमने बना रखा है, हम सिर्फ उसी एरिया को लॉक करना चाहते हैं। बाकी का एरिया हमारा अनप्रोटेक्ट रहे, अनलॉक रहे, उसमें कोई गड़बड़ ना हो या कोई कर ना पाए, ठीक है। तो मान लो हमने इस पे डाल दिया बॉर्डर पहचान के लिए। मैं चाहता हूं कि इस बॉर्डर एरिया में जो डाटा है सिर्फ उसी के अंदर वो कुछ चेंजेस करना चाहे तो ना हो, बाकी शीट वो अनलॉक रहे, उसमें वो अपना आराम से जो भी काम करना चाहता है करे। तो इसका तरीका क्या है, ध्यान से समझना, देखना। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी पूरी शीट को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पर रो नंबर 1 जो है ना, इससे ऊपर जैसे माउस लेके आओगे तो यहाँ कॉर्नर में क्लिक करोगे तो वो भी वही काम करेगा, कंट्रोल ए वाला। सिलेक्ट ऑल की शीट, कहीं भी राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन मिलेगा, लास्ट टैब में आना है प्रोटेक्शन। ये भी आपको क्या दिखा रहा है, लॉक। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी शीट्स आपने सिलेक्ट की है या जितने सेल आपने सिलेक्ट किए, हमने तो कंट्रोल ए कर रखा है, तो सारे सेल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके लॉक में है। आपको जस्ट ये पासवर्ड अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ही पासवर्ड डालोगे तो वो सारे सेल आपके ऑटोमेटिकली लॉक होने हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि वे जितना एरिया हमने यूज किया हम सिर्फ उसी को ही लॉक करें, तो पहले हम इसका लॉक हटा देंगे यहाँ से। हमने अब ये चेक ऑन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने पीछे सेल सेलेक्ट कर रखे हैं वो सारे अनलॉक हो गए। अनलॉक हो गए तो अब जितना एरिया आपको लॉक करना है या जोन से सेल आपको लॉक करने हैं उनको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये एरिया लॉक करना है, तो इसी एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल। ध्यान रखना जिस एरिया को सिलेक्ट किया है उसी पे राइट क्लिक करना है। अगर यहाँ राइट क्लिक करोगे तो कोई फायदा नहीं वो, क्योंकि हम तो ब्लैंक में राइट क्लिक कर रहे हैं। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल। अब इस लॉक आइकन को चेक ऑन कर दो, भाई हमने जितने सेल सिलेक्ट किए हैं वही लॉक हो पासवर्ड लगाने पर। ओके, अभी पासवर्ड रहता है, सिर्फ अभी हमने ये चूज किया कि कौन सा एरिया लॉक हो, पासवर्ड अभी रहता है लगाना। तो राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट, डबल एंटर, पासवर्ड 2 टाइम। अब चेक करो, अभी ये एरिया आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जो भी काम यहाँ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जैसे आप इस एरिया में आओगे क्लिक करोगे तो आपको मना कर देगा, भी यहाँ एडिटिंग अलाउड नहीं है। तो ये हो गया हमारा शीट का प्रोटेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट अगर जाओगे तो पूरी शीट प्रोटेक्ट होगी, लॉक होगी। आपको पर्टिकुलर अगर एरिया लॉक करना है तो उस एरिया को पहले अनलॉक करो, पूरी शीट से अनलॉक करवाओ। सेलेक्ट ऑल किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, पहले उसको अनलॉक कर दो। फिर जितना एरिया लॉक करना है उसको सिलेक्ट करो और उसी एरिया के ऊपर राइट क्लिक करके वापस चेक ऑन कर देना और अपना पासवर्ड बता दो साथ ही साथ। ये एरिया लॉक, और इसमें आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, इनको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है टैब कलर। तो नीचे जो आपकी शीट है उसमें अगर आपको इस तरीके से कलर दिखाना हो तो टैब कलर में जा सकते हो। हाइड, आपकी कोई इंपॉर्टेंट शीट है, आपको कभी कभी यूज करनी होती है तो आप उसको ओपन नहीं रखना चाहते हमेशा, तो आप उसको हाइड कर सकते हो। तो जब जरूरत होगी तब हम वापस किसी भी शीट पे राइट क्लिक करके अनहाइड में जाएंगे और वहां जो भी शीट आपको अनहाइड करनी होगी लिस्ट में से उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना, वापस आ जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट, सिलेक्ट ऑल शीट। सिलेक्ट ऑल शीट का मतलब ये नहीं कि आपने किसी शीट पे कंट्रोल ए कर दिया, वो शीट के सेल के लिए है। अभी हम शीट सारी सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो सिलेक्ट ऑल शीट पे क्लिक करो, आपकी तीनों शीट सिलेक्ट हो गई हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, कब यूज करते हैं ज्यादातर, जब आपको एक से ज्यादा शीट पे सेम डाटा एंटर करना हो। मुझे तीनों शीट्स के ऊपर मान लो यही डाटा बनाना है तीनों शीट को मैंने सिलेक्ट ऑल किया,
एरिया सेलेक्ट किया किसी भी तीनों में से एक शीट पे, टाइप करके मैंने कर दिया कंट्रोल ए, एंटर। अब ये जो डाटा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये आपका तीनों शीट पे है। अब तीनों शीट को अनग्रुप करना है या अनसेलेक्ट करना, अभी भी वो सिलेक्शन में है तीनों। किसी भी शीट के ऊपर डबल क्लिक कर लेना या एस्केप दबा देना या फिर राइट क्लिक करके आपका अनग्रुप तो है ही। अब देखो शीट 8 पे भी वही डाटा है, 7 पे भी है और इस पे भी है। ठीक है, दोबारा सेलेक्ट ऑल किया मैंने, सिर्फ इस एरिया को सिलेक्ट करके रेड कलर अप्लाई कर दिया। शीट को वापस अनग्रुप किया, चेक करो। ठीक है, तो कई बार काफी काम की चीज है ये हमारे लिए कि हमें जैसे मान लो 12 महीने की अटेंडेंस शीट डिजाइन करनी है। एक तो है कि आप एक शीट डिजाइन करके उसकी 12 कॉपी कर लो, डुप्लीकेट बना लो, या फिर 12 की 12 शीट अपनी पहले ही ओपन कर लो, सिलेक्ट ऑल करो और एक शीट में जो भी आप डालोगे वो 12 की 12 शीट में अपना ऑटोमेटिकली जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट शीट काम। अब जैसे बात आती है फाइल की, तो जैसे वर्ड में हम नॉर्मल फाइल ही बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, पावर पॉइंट की फाइल को हम पीपीटी बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। एक्सेल की फाइल को हम क्या बोलेंगे? वर्कबुक। ठीक है, एक्सेल की फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक। जैसे आपका रजिस्टर होता है, नॉर्मल नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर पेज होते हैं। अब यहाँ क्या सिस्टम है, फाइल को तो बोलेंगे वर्कबुक और वर्कबुक के अंदर जो शीट है उनको बोलेंगे वर्कशीट। ठीक है, अभी मेरे पास अगर मैं ये फाइल सेव करता हूं तो मेरी वर्कबुक के अंदर कितनी शीट होंगी? 3। ठीक है, 3 वर्कशीट होंगी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लेना कि वर्कशीट किसको बोलते हैं, वर्कबुक किसको बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक सी वाइवा इंटरव्यूज के अंदर यही पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है सेव की। तो अगर हम फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, तो ये तीनों शीट्स उसके अंदर सेव होंगी। जैसे अभी लास्ट आपने वर्ड भी किया है, पावर पॉइंट भी किया है, वर्ड के अंदर 20 पेज है तो फाइल सेव करोगे तो 20 के 20 सेव होंगे। प्रेजेंटेशन में आपकी 10 स्लाइडें हैं तो सेव करोगे तो 10 की 10 स्लाइडें उस प्रेजेंटेशन में सेव होंगी। अभी वर्कबुक अगर हम सेव करें तो इस वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं वो सारी उसी के अंदर सेव होंगी। ओके, बात आती है कि मुझे इनमें से किसी एक शीट की अलग से वर्कबुक बना के सेव करनी है। नॉर्मल तो हम सेव करेंगे तो तीनों इकट्ठी सेव होंगी ना। मैं तो सिर्फ क्या चाहता हूं कि ये जो हमारी फर्स्ट शीट है इसमें जो डाटा है मैं इसकी एक अलग से फाइल बना के सेव कर लूं। ये तीनों मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? इसी पे राइट क्लिक करो, मूव एंड कॉपी पे जाओ। ये बहुत कम मालूम होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, जिनका एक्सेल हो चुका है, खत्म हो चुका है, जो कहते हैं कि हमें एडवांस एक्सेल आता है, उनको ये चीज नहीं मालूम होगी। तो करना क्या है, यहाँ पर टॉप में जाना यहाँ। ठीक है, ये चीज ध्यान से देख लेना। और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू बुक का। ठीक है, न्यू बुक पे क्लिक करो और ओके कर देना। अब ये आपकी एक अलग से आ गई। अभी हमारे पास यहाँ 2 वर्कबुक है, एक जिसके अंदर हमारी दोनों प्रीवियस है। अच्छा एक चीज और भी थी कि मान के चलो हम दोबारा लेते हैं, यहाँ 3 शीट है अपने पास, एक में डाटा है, 2 हमारी ब्लैंक है। मैं इस शीट नंबर 6 की एक अलग से वर्कबुक सेव करना चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं कि ये यहां भी रहे। ठीक है, ये यहां भी रहे और एक इसकी अलग से वर्कबुक भी बन जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करके जैसे मूव एंड कॉपी पे आओगे तो पहले तो यहाँ क्रिएट ए कॉपी कर दो, तो इसकी कॉपी हो जाएगी। और फिर ऊपर कर दो न्यू बुक। ठीक है, ये 2 अपनी चीजें एडजस्ट करो और ओके कर देना। आपकी नई वर्कबुक बन के आ गई और साथ में हमारी वो जो पहले वाली फाइल थी 6 उसके अंदर वो अभी भी है। ठीक है, पहले जो हमने किया था उसमें टिक नहीं किया था क्रिएट कॉपी, तो वो अलग से बन गई थी फाइल उसकी। नेक्स्ट चीज, ये 2 ऑप्शन है आपके, एक है वर्क रैप टेक्स्ट और एक है मर्ज एंड सेंटर। ये मर्ज एंड सेंटर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी रैप टेक्स्ट को समझ लो इसका काम क्या है। देखो इस सेल के अंदर मान लो मैंने कुछ टाइप किया,
वेलकम टू एक्सेल, ठीक है। सेलेक्ट करके फॉन्ट कलर हमने दे दिया इसको रेड, फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया। अब यहां आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा कि जो हमने टाइप किया है, जिस सेल में टाइप किया है वो उस सेल की विड्थ से ज्यादा है डाटा, और ज्यादा है तो वो साइड वाले सेल को ओवरलैप कर रहा है। ये राइट एंड पे जो सेल है वो ब्लैंक है, ठीक है। जिस सेल में हमने टाइप किया है वो उसको ओवरलैप कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो डाटा हमने इस सेल के अंदर टाइप किया है वो इसी के अंदर ही रहे, वो साइड वाले सेल को ओवरलैप ना करे, ठीक है। ये इसी के अंदर रहना चाहिए। तो इसके अंदर कैसे लेके आए इसको, इसके लिए है आपके पास फंक्शन रैप टेक्स्ट। अगर आप अपनी तरफ से डायरेक्ट इस फंक्शन पे क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कर देगा। करेगा क्या कि वो उस टेक्स्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा और रो की हाइट बढ़ा के उसके अंदर डाल देगा, एडजस्ट कर देगा, ठीक है। ये तो हो गया रैप टेक्स्ट के फंक्शन से। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे तो ये हॉरिजॉन्टल ही एज इट इज रखना है लेकिन सेल की विड्थ बढ़ा दे, तो सेल की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा दो। ये माउस पॉइंट ध्यान से देख लो मेरा कहाँ है, जहां से आपके कॉलम की जो लाइन स्टार्ट हो रही है, रो बॉर्डर लाइन, वहां टॉप हेडिंग पे मैं लेके गया हूँ, यहाँ बीच में नहीं, बिल्कुल ऊपर, ठीक है। और माउस को होल्ड करके अपना विड्थ को बढ़ा दो बस हो गया काम आपका। अब इससे होगा क्या कि आपके पूरे कॉलम की ही विड्थ बढ़ेगी। आप इंडिविजुअल किसी एक सेल की विड्थ को नहीं बढ़ा सकते, ना किसी एक रो की आप हाइट अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो। एक सेल की बात है, रो की बढ़ेगी तो पूरी रो की ही बढ़ेगी, कॉलम को बढ़ाओगे तो पूरे कॉलम का ही मतलब एरिया बढ़ेगा। बात एक सेल की है, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। मैं अगर चाहूँ कि भाई नहीं सिर्फ इसी सेल की विड्थ बढ़ जाए, ऊपर वाले एज इट इज पहले की तरह रहे, वो नहीं है पॉसिबल। कर लोगे ये, ओके। कभी भी आपको अपनी तरफ से रो या कॉलम ऐड करने हो या हटाने हो, डिलीट करने हो, जैसे आपने उसमें किया था वर्ड में टेबल के अंदर, मान के चलो जो अभी हमारी ये लास्ट रो है इसके लेफ्ट में मुझे एक कॉलम ब्लैंक चाहिए है। ये नहीं कि भैया यहाँ से पहले इस डाटा को डिलीट करें और फिर उसको यहाँ टाइप करें तब ये ब्लैंक होगा, ऐसा नहीं करने की जरूरत हमें। सिंपल इस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करो, इंसर्ट, ऑटोमेटिकली डाल देगा। डिलीट करना है राइट क्लिक करो, वहीं पर आपका डिलीट का फंक्शन है। ऐसे ही रोक, अच्छा जितने सेलेक्ट करके करोगे, मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट करके राइट क्लिक इंसर्ट किया तो वो 2 ही कॉलम इंसर्ट करेगा, 2 ही कॉलम आपके डिलीट होंगे राइट क्लिक पर। ऐसे ही रो के लिए है, जितनी रो सेलेक्ट करके राइट क्लिक इंसर्ट या डिलीट करोगे वो उतनी ही रो के लिए जाएगा। अब यहाँ डिलीट या इंसर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो 10,48,576 रो थी उसमें से उतनी रो कम हो गई, ठीक है, या ऐड करोगे तो उसमें रो बढ़ गई, नहीं। यहाँ पर सिस्टम क्या है कि जो ब्लैंक रो है वो उस जगह के अंदर शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, रिप्लेस हो गई, ठीक है। मैं यहाँ से मान लो बीच में से एक रो डिलीट कर देता हूँ, रो नंबर 5, तो यहाँ रो नंबर 5 हटा थोड़ी ना है, वो एज इट इज यहाँ पर, सिर्फ उसका डाटा डिलीट हो गया यहाँ से। और ना आपकी रो यहाँ कम हुई है, कंट्रोल डाउन करो, 10,48,576 एज इट इज है। और अगर हम यहाँ रो ऐड भी करें तो ये बढ़ेगी भी नहीं। राइट क्लिक करके मैंने 3 रो इंसर्ट कर दी तो हमारी 10,76,000 से एक्स्ट्रा होनी चाहिए, वो एज इट इज है। ये शिफ्ट हो रही है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स के जैसे माइंड में कंफ्यूजन होती है कि वो बढ़ गई होंगी, कम हो गई होंगी, वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक एरिया रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास से अपना फॉर्मूले स्टार्ट करवा देंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का एक क्लास था, किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, और जो ऐप है अपना शिफ्ट कर लेना धीरे धीरे उस पे क्लास। सो लास्ट क्लास हमने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था एमएस एक्सेल का, ठीक है। उसके बाद हम अपना आज प्रोसेस शुरू करेंगे फंक्शंस का।
आप जिस भी सिस्टम पे बैठे हो उस पे आपको प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी। स्टूडेंट डाटा में जाओगे तो वहीं पर, ठीक है। और इस फाइल को अपना डेस्कटॉप पे कॉपी पेस्ट कर लेना, वहीं से ड्राइव से ओपन मत करना, नहीं तो वो रीड ओनली मोड में आएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसका एक है ना, डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेना। उधर देखना मेरे यार, इस साइड आ जा तुम, इस साइड आ जा। तो सबसे पहले आप जो भी एक्सेल में फाइल क्रिएट करो, अगर आप अपनी अलग से बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, उसको अपना डेस्कटॉप पे ही सेव रखना। अब स्टेप टू स्टेप हम अपने फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे अपनी क्लासेस एक्सेल की, ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉमन हम डाटाबेस बना के उस पे कुछ बेसिक सी कैलकुलेशंस हैं एक्सेल की। उसके लिए जो डाटा है अपने पास स्टूडेंट्स का है, मार्क्स कैलकुलेशन। तो सबसे पहले जो भी आप डाटा बनाने जा रहे हो, आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें अपने डाटा के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्सेल के अंदर कई तरह का आपका डाटा होगा। तो कई तरह का तो क्या है, मेनली दो टाइप का होगा आपका, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल वैल्यू। अब कोशिश ये रहनी चाहिए हमारी कि जो टेक्स्ट डिपेंडेंट डाटा है वो एक साइड में रखें, और जिसके ऊपर हमें बेसिकली कैलकुलेशंस वगैरह करनी है उसको एक साइड में रखें, ताकि वो बाद में हैंडल करने में हमें दिक्कत ना आए। तो अभी सबसे पहला कॉलम हमने रखा है, मोस्टली यही होता है हमारा सीरियल नंबर का। आप अपना कोई भी डाटा बनाओ, अगर उसमें आपको सीरियल नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो लास्ट क्लास में भी हमने अपना फर्स्ट में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप सीरियल नंबर अपनी एक्सेल फाइल उसमें डाटा में अरेंज कर सकते हो। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना, बाकी एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये आपका कई जगह आपको काम आएगा, ठीक है। सीरियल नंबर हमें कहीं भी डाल रहे हैं, एक तो नॉर्मल है, जैसे स्टूडेंट 1 टाइप किया फिर 2 टाइप किया, ऐसे लगे रहेंगे, नहीं। एक्सेल का ये तरीका नहीं है। आप फर्स्ट और सेकंड डिजिट जिस भी डिस्टेंस पे चाहिए है, 2 वैल्यू अरेंज करो, इंटरसेक्शन पॉइंट से उसको होल्ड करके ड्रैग करना है, बस, ठीक है। जहां तक आपको सीरियल नंबर चाहिए आपको मिल जाएंगे। अगर लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो फिर क्या करेंगे, आपको सिर्फ अपना फर्स्ट नंबर बताना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है। एक फंक्शन मिलेगा आपको इरेज से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, सीरीज का फंक्शन बोलते हैं इसको, ऑप्शन, ठीक है। इसको अपना ध्यान रखना, ये जो सेक्शन है हमारा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये तो हो गया हमारा इरेज के लिए, इस पे भी अभी आएंगे। और इससे ऊपर है हमारा फिल सीरीज का, और इससे ऊपर है हमारा सिग्मा का। ये 3 फंक्शन है, कॉमनली यूज होते रहते हैं एक्सेल में। तो हमें जाना है सीरीज पे, सीरीज, और यहाँ आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले तो आपको जो सीरियल नंबर या सीरीज डालनी है किसी भी नंबर की, वो रो में डालनी है या कॉलम में डालनी है, वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें सीरियल नंबर चाहिए कॉलम में, वर्टिकल चाहिए ना, तो कॉलम हो गया, कॉलम चूज करो। फिर नीचे आ जाओ, स्टेप वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब है जो भी आपका वैल्यूज में डिस्टेंस आपको कवर करना है वो कितने डिजिट का करना है, नंबर का करना है, ठीक है। तो मान लो अभी हम 10 20 30 की सीक्वेंस में सीरियल नंबर चाहते हैं, तो स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की, 10 10 का डिस्टेंस है ना उसमें। अभी हमें 1 2 3 का चाहिए तो 1 1 का डिस्टेंस हो गया, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 ही है। एंड लास्ट वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, भाई लास्ट आप क्या नंबर चाहते हो, तो मैंने डाल दिया 100। आप जैसे ही ओके करोगे आपके सीरियल नंबर अरेंज हो जाएंगे, आपको कोई टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा काम सिलेक्शन का, ये एक्सेल में आपको स्टार्टिंग में ही अपनी हैबिट बना लेनी है कि पर्टिकुलर डाटा कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर लंबी चौड़ी टेबल है, हजारों में आपकी रोज हैं, डाटा है, तो वहां पर सिलेक्शन का तरीका मैनुअली तो आप खैर करते ही हो, ठीक है। अगर हम 100 तक के सीरियल नंबर ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो टाइम लग रहा है। आप इसको विद इन शॉर्टकट की सेकंड्स में सिलेक्ट कर सकते हो। तरीका, फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस कर देना, आपके जितने भी अरेंजमेंट में होंगे नंबर्स या डाटा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और मान लो आपको अपनी फर्स्ट फील्ड सेल से लास्ट फील्ड सेल में जाना है, सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ सिलेक्शन उस पे जाना है, तो शिफ्ट को होल्ड मत करो, सिर्फ कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस कर देना, जो भी आपका लास्ट सेल होगा उसमें वो आपको पहुंचा देगा। तो सिमिलर टॉप पे जाना है कंट्रोल के साथ। अब अगर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट को भी साथ में रख लेना, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की। अब ये डिलीट करने हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पहले सेलेक्ट कर लिया, डिलीट दबा दो। तो थोड़ा सा आपको अपना तरीका सिलेक्शन के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। और जब भी कोई आप प्रैक्टिस करते हो डाटा बना के, तो उसमें कम से कम 10 एंट्रियां जरूर, ताकि वेरिएशन आ सके रिजल्ट्स में। तो स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, ये हमने अपने चॉइस से अरेंज करने, कोई भी ले सकते हो। क्लास हर स्टूडेंट की अलग अलग देना चाहो अलग अलग दे सकते हो, बट अभी हम क्योंकि एक कॉमन डाटा बना रहे हैं तो सबकी क्लास हमने कॉमन रखी है। ये कैसे अरेंज करोगे, अब एक एक सेल में टाइप तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसा कोई भी वैल्यू जो आपको मल्टीपल सेल के अंदर चाहिए, मैंने जितने भी सेल सेलेक्ट किए हैं सभी में एक ही टाइप की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वहां पर तरीका आपको क्या यूज करना है, सारे सेल सेलेक्ट किए, मुझे क्या चाहिए है 12, और लास्ट में क्या कर दोगे, कंट्रोल के साथ सिंपली अपना एंटर प्रेस कर देना। अगर आप यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू टाइप करके, अब ये वैल्यू है ना कि टेक्स्ट है, ठीक है, एक सीक्वेंस नंबर है, अगर आप इसको जैसे यहाँ से होल्ड करके ड्रैग करोगे तो क्या होगा, यही सीक्वेंस आके इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हमारे लिए गलत है। तो हमें क्या चाहिए था भाई, फर्स्ट सेल में जो वैल्यू है वही सभी सेल के अंदर चाहिए। तो कंट्रोल डी या फिर अपना कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देना। एड्रेस में आप रख सकते हो अपनी चॉइस से। मेन चीज आती है कि फिर हमने 5 सब्जेक्ट्स अरेंज किए अपने स्टूडेंट्स के, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स हमें अपनी तरफ से टाइप करने हैं, तो टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रैंडम नंबर चाहिए यहाँ पर, ठीक है, या डाल सकते हैं, अपने पास फैसिलिटी है फंक्शन की। जैसे वर्ड में आप इज इक्वल टू रैंड करके टेक्स्ट ओपन करते थे, तो यहाँ भी हमारे पास एक फंक्शन है एक्सेल में रैंडम नंबर को ओपन करने के लिए। जिन सेल के अंदर हमें वो रैंडम नंबर चाहिए हैं वो सारे सेल हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं अपने, ठीक है। और अभी यहाँ पर आपका फर्स्ट फंक्शन आता है रैंड बिटवीन, और कोई भी फंक्शन जब आप स्टार्ट करते हो तो पहले अपना जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट रखना, ठीक है। कहीं भी आप आगे जैसे एक्सेल में काम करोगे तो कोशिश करना कि जब भी फॉर्मूला कहीं लगाओ खासकर, तो अपना जो अलाइनमेंट है उन सेल्स का लेफ्ट ही रखना जिसमें फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा आता है रैंड बिटवीन का। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में इक्वल से स्टार्ट होता है। जो भी फंक्शन चाहिए है उसके स्टार्टिंग के 3 से 4 कैरेक्टर आपको टाइप करने हैं, लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में वो फंक्शन अवेलेबल है, एरो की से उसको हाईलाइट करो और कीबोर्ड से टैब की प्रेस करना है। अब इस फंक्शन को हमने यूज किया है तो यहाँ पर इसका डिटेल भी आ रहा है, ये फंक्शन किस पर्पस में है या किस क्या काम करेगा आपके लिए। बेसिकली रिटर्न ए रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर यू स्पेसिफाई, आप जो इसको नंबर बताओगे ये उन नंबर के बिटवीन कोई वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। तो टैब की प्रेस किया, अब जैसे ही टैब की प्रेस होगी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, ओपन ब्रैकेट होगी, मतलब यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो गया। और जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता है तो उसके नीचे एक हिंट आता है, एक्सेल में इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स का मतलब है कि उस फंक्शन के अंदर आपको चीजें जो भी देनी है, कहाँ कब कौन सी प्रोवाइड करनी है, कहाँ कोमा लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें बोली जा रही हैं प्रोवाइड करने के लिए, एक बॉटम कोमा, उसके बाद टॉप, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस करवा सकते हैं। बॉटम का मतलब हो गया, अब ये ऑलरेडी हमें मालूम है कि भाई ये जो फंक्शन है वो रैंडम वैल्यू के लिए है, तो ये कौन सी बॉटम वैल्यू पूछ रहा है, आपकी तरफ से अपनी जो भी मिनिमम वैल्यू है वो। हम स्टूडेंट के मार्क्स अरेंज करना चाहते हैं ना यहाँ, तो स्टूडेंट के मार्क्स के लिए हम क्या चाहते हैं, 35 से नीचे और 100 से ऊपर किसी के नंबर ना आए, तो बॉटम वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी 35, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर हमारे सब्जेक्ट के हैं 100, दोनों वैल्यू दे दी, ब्रैकेट क्लोज करके लास्ट में कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर इसलिए क्योंकि हमने मल्टीपल सेल सिलेक्शन में ले रखे हैं,
उन सभी सेल के अंदर हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर सिर्फ एंटर प्रेस करोगे तो ये सिर्फ उसी सेल में एग्जीक्यूट होगा जिसमें हम ये फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं। अगर आप उन सभी सेल में इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करना चाहते हो जो आपके सिलेक्शन में है, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस। जैसे आप एंटर करोगे आपका फॉर्मूला उन सभी सेल में अप्लाई हो जाएगा और आपको हर सेल में एक नंबर आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? अब इस रैंडम फंक्शन का एक बेनिफिट भी है, आप उसको अपना नेगेटिव भी मान सकते हो। क्या? हम किसी भी सेल में जैसे एंटर या डिलीट प्रेस करेंगे तो ये अपने नंबर्स को चेंज करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज करता रहता है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये नंबर अब चेंज नहीं होने चाहिए तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, अब इस पे आप यहाँ पर इन नंबर को रख लो और फॉर्मूले को यहाँ से हटा दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्मूला बार में जाओ और बैकग्राउंड से यहाँ फॉर्मूला हटा दो। अगर आपने ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला हटा दिया तो फॉर्मूला ही नहीं है तो वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आपको नहीं करना। उसका एक अल्टरनेट तरीका है। क्या? आप इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लो, कॉपी करो। अभी आपने एक्चुअल में क्या कॉपी किया है, फॉर्मुलेटेड आपका डाटा आपने कॉपी किया है, ठीक है। जिस एरिया को आपने सिलेक्ट करके कॉपी प्रेस किया है उस एरिया में नंबर भी है, फॉर्मूला भी है, फॉर्मेटिंग भी है, काफी सारी चीजें हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि उस सारे डाटा में से आपको क्या रखना है, ठीक है। तो जो डाटा हमने कॉपी किया है उसमें से हम क्या रखना चाहते हैं, सिर्फ वैल्यू को। से आपको क्या रखना है, ठीक है। तो जो डाटा हमने कॉपी किया है उसमें से हम क्या रखना चाहते हैं, सिर्फ वैल्यू को, ठीक है। तो इस काम के लिए आपको जाना पड़ेगा पेस्ट स्पेशल में, ड्रॉप डाउन बटन पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करना और यहाँ एक फंक्शन मिलेगा आपको पेस्ट वैल्यू का। जहां मेरा माउस पॉइंट है उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये जो आपका पेस्ट वैल्यू सेक्शन है, आप अपने एक्सेल डाटा को जो भी आप कॉपी करोगे उसको कई वैरायटी में पेस्ट करवा सकते हो। तो फिलहाल अभी हम चूज कर रहे हैं एज वैल्यू, और एज वैल्यू का मतलब क्या होगा कि वहां पर वैल्यू रह जाएगी, फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। हम उसी जगह पर वही डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एक्चुअल में। तो जैसे पेस्ट पे क्लिक करोगे आपका डाटा पेस्ट हो जाएगा। एस्केप की प्रेस कर देना, कॉपी फंक्शन अभी भी एक्टिव है, ठीक है। हमारा कॉपी पेस्ट हो चुका है तो हमें क्या करना है, कॉपी को कैंसिल करना है एस्केप प्रेस करके। अभी चेक करो किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे तो आपको कोई फॉर्मूला ऊपर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आपका काम हो चुका है। बैक जाओगे आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो ये तरीका आपको थोड़ा सा अपना फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारे नंबर आ गए। यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आती है कि अब जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है हमारे पास, हमें उनका क्या करना है, टोटल करना है। तो लास्ट क्लास में भी हमने सम का फंक्शन थोड़ा सा यूज किया था, तो दोबारा अब इंडिविजुअली हमें हर स्टूडेंट्स के पांचों सब्जेक्ट्स के जो भी मार्क्स हैं उनका टोटल चाहिए। तो सिमिलर हमें सभी सेल में सेम कैलकुलेशन करनी है। तो सारे सेल हमने पहले अपने सिलेक्शन में लिए, इक्वल सम और टैब की प्रेस करना। सम काफी टाइप का है, ठीक है, 10 से 12 तरह का सम होता है एक्सेल के अंदर। अभी हम उसमें सबसे पहला बेसिक ले रहे हैं, जिसके अंदर आपको अपनी एक रेंज सेलेक्ट करके देनी है नंबर्स की, जिन नंबर्स का आप वहां पर टोटल चाहते हो। तो ये आपकी होगी रेंज। आप मैनुअली टाइप करो अगर रेंज आपकी आइडेंटिफाइड है तो, ठीक है। माउस से सिलेक्ट कर सकते हो तो माउस से सिलेक्ट करो। बट कोशिश करना स्टार्टिंग में एक्सेल के अंदर जब आप काम करो तो मैनुअली कीबोर्ड से रेंज को टाइप करना सीखो।
अभी हमारा फर्स्ट सेल क्या है रेंज में, F3, और ये लगा दिया हमने डबल कूलन, और लास्ट सेल हमारी रेंज का क्या है, J3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में एंटर या कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल एंटर, आपका टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट आपका परसेंटेज। परसेंटेज पे जाने से पहले एक चीज और समझ लो, हम एक्सेल के किसी भी सेल में जब काम करते हैं, ये एरिया हमने कर दिया इरेज। अच्छा, ये इरेज का फंक्शन और देख लो पहले। मान लो जैसे आप वर्ड में डिलीट करते थे, तो एक्सेल में भी आपको चीजें डिलीट, रिमूव, इरेज करनी पड़ेंगी। अभी ये जो डाटा हमारा सिलेक्शन में है, ठीक है, इसमें से आप क्या इरेज करना चाहते हो, आपके पास चॉइस है। जैसे आप इरेज अगर यहाँ पर डायरेक्टली डिलीट करते हो तो क्या डिलीट होगा, डाटा डिलीट होगा, उसकी फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं होगी। तो ये आपके पास कई तरह की चॉइस आती है कि भाई जो भी हमने डाटा सिलेक्ट किया उसमें से क्या डिलीट हो, क्या नहीं डिलीट हो। तो इरेज पे जाओ, अभी फर्स्ट में है क्लियर ऑल, वो A to Z इस एरिया को क्लीन कर देगा, बिल्कुल फ्रेश कर देगा, डाटा भी जाएगा, फॉर्मेटिंग भी जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ फॉर्मेट इरेज हो जाए, डाटा एज इट इज रहे, तो आप क्लियर फॉर्मेट कर सकते हो। इसका उल्टा, आप फॉर्मेटिंग को रखना चाहते हो और डाटा को हटाना चाहते हो, तो क्लियर कंटेंट को कर सकते हो। अगर मैं इस एरिया में कुछ टाइप करूंगा तो वो उसी रेड फॉर्मेटिंग में आएगा। डाटा इरेज जो है, फॉर्मेटिंग यहाँ अवेलेबल है। और नेक्स्ट है कमेंट। अभी हमने कोई कमेंट नहीं डाल रखा, तो यहाँ फंक्शन एक्टिव नहीं है। वर्ड में आपने फंक्शन किया था कमेंट का, तो वो भी है। हाइपरलिंक, वर्ड में भी हमने किया था हाइपरलिंक, तो यहाँ इस डाटा के ऊपर कोई हाइपरलिंक नहीं है, हो तो वो आप इरेज करवा सकते हो। ये होगा क्लियर हो। तो बात थी कि आप जब किस एक्सेल में किसी भी सेल को यूज करोगे, तो वहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज यूज होती है जिसको हम बोलते हैं नंबर फॉर्मेट। और नंबर फॉर्मेट का मतलब है कि आप पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर क्या ऐड कर रहे हो और उसको कैसे दिखाना है। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो इस सेल में मैंने टाइप किया 5000। अब ये 5000 क्या है, अगर मैं इसको एज ए रुपीज मान रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि आपको वो रुपीज दिखे। आप तो तभी मानोगे ना ये 5000 रुपीज है जब ये दिखेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो वैल्यू दिखाना चाहते हैं वो दिखनी भी चाहिए, जो मान रहे हैं वो होना भी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 90% कह रहा हूँ, ये 90 मैंने जो टाइप किया ये मेरी तरफ से 90% है, मैं तो मान सकता हूँ। आप कैसे मानोगे कि ये 90% है, क्योंकि वो थोड़ी ना दिख रहा है कि भाई ये 90% है। तो यहाँ एक्सेल के अंदर एक फॉर्मेट का कंसेप्ट है, नंबर फॉर्मेट हम बोलते हैं। उसका काम ही यही है कि जहां जो वैल्यू, जो डाटा आपको जैसा दिखाना है उसको उस फॉर्मेट में आप अप्लाई करो, तभी वो आपके लिए यूजेबल होगा, बाकी के लिए भी वो अंडरस्टैंडिंग में आएगा। तो जैसे मान लो अभी मैंने क्या किया, अपनी परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, मेरे नंबर आए 450 आउट ऑफ 500, मुझे एक परसेंटेज निकालनी है अपने मार्क्स की। तो याद रखना, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है, इक्वल 450। अब मैं 450 जिस सेल में टाइप कर रखा है, मैं वो सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ना कि 450 वैल्यू टाइप की है मैंने, डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इनटू स्टार का सिंबल, एस्ट्रिक बोलते हैं इसको, ऑपरेटर है एक्सेल में, इसको मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं हम, इनटू 100। यही मेथड है परसेंटेज का। एंटर कर दिया। परसेंटेज सही है या गलत है, सही है। अब ये आप परसेंटेज मान रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी के नीचे जस्ट यही वैल्यू परसेंटेज में दिखाऊं, तो अब आप बताओ परसेंटेज किसको मानोगे, इसको या इसको, इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में है चीज। तो यहाँ पर आपका जो नंबर फॉर्मेट का कंसेप्ट है वो इसी चीज के लिए रखा गया है, ताकि आपका डाटा और अंडरस्टैंडेबल हो जाए, वहां कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि भी ये 90 है या 90% है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें होती है कि यूज करने पर पता चलता है, कुछ चीजें होती है कि वो दिखाई देने से ही पता चलनी चाहिए।
तो यहाँ पर हम जो भी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उस एरिया को या उन सेल को हमने सेलेक्ट करके पहले परसेंटेज के सिंबल पे या आइकन पे क्लिक कर दिया है। उन सभी सेल में परसेंटेज का फॉर्मेट है। पता कैसे चलेगा? आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। जिस सेल में जो भी फॉर्मेट होगा, आप जब उस सेल को सिलेक्ट करते हो तो उसका फॉर्मेट वहां लिखा हुआ आएगा। बाय डिफॉल्ट होता है सबका जर्नल। जहां जिस फॉर्मेट की आपको रिक्वायरमेंट हो वहां यहाँ से अपना चूज कर सकते हो। टाइम टू टाइम वो चीजें पता चल जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, सभी सेल को सिलेक्ट किया, इक्वल, तो टोटल नंबर पे हमें परसेंटेज निकालनी है। टोटल नंबर सिलेक्ट किए, डिवाइडेड बाय कितना, कितने से, ये 430 जो भी मार्क्स आए हैं कितने में से आए हैं? 500 में। बोलते क्यों नहीं फिर? नेक्स्ट। अब यहाँ इंटू करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि परसेंटेज का फॉर्मेट हम ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं। आपको जस्ट अपना कंट्रोल एंटर करना है। ठीक है, आपने में भी मैथ में किया होगा, डेसिमल को प्लेस करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं वहां वैल्यू। तो ये भी वही काम हुआ एग्जैक्टली। हम ऑलरेडी अपने सेल्स के अंदर 100 अप्लाई कर चुके हैं परसेंटेज क्लिक करके। अगर आप यहाँ अपनी तरफ से 100 और इंटू करोगे तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। ठीक है, वो आपको नहीं करना। तो यहाँ तक कर लोगे? किसी का कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड आपको क्लास मिल जाएगी ऐप पे। थोड़ा सा एक दो फंक्शन और बता देता हूँ इसके साथ में। दो, यहाँ तक की तो सारी चीजें आपकी वर्ड वाली है, इनमें कोई इश्यू नहीं है आपको, वो तो बता देना फिर भी। नेक्स्ट दो फंक्शन आते हैं हमारे, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। काफी काम रहेगा, यूज रहेगा इन दोनों फंक्शन का, खासकर मर्ज एंड सेंटर का। रैप टेक्स्ट क्या होता है? किसी भी सेल में हम जो डाटा टाइप कर रहे हैं, अगर उसकी लेंथ आपके करंट सेल से ज्यादा हो जाए, अभी जो डाटा मैंने टाइप किया है वो उस सेल के वेट से ज्यादा है, तो वो अपने राइट हैंड सेल को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूं कि ये डाटा इसी सेल के अंदर रहे। तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप मैनुअली अपने सेल की विड्थ को बढ़ा दो, ऊपर से हेडिंग पे गए, ठीक है, और माउस से होल्ड करके उसकी हेड विड्थ बढ़ा सकते हो। दूसरा, आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, वो क्या करेगा, उसके रैप का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में काटना। तो उसके क्या करेगा, पार्टीशन करके उसी सेल में हाइट बढ़ा देगा रो की। हमने तो अपनी तरफ से माउस से कॉलम की विड्थ बढ़ाई थी, वो क्या करेगा, रो की हाइट इंक्रीज कर देगा और उस डाटा को वहां पर एडजस्ट कर देगा। दूसरा, अगर अब जैसे वर्ड में हम एंटर करके नेक्स्ट नई लाइन स्टार्ट करते थे, आप एक ही सेल में मल्टीपल लाइन अगर टाइप करना चाहते हो, आगे जरूरत पड़ेगी, तो क्या तरीका है, जब आप टाइप कर रहे हो उस टाइम पे, अब मान लो मैं इस सेल में टाइप कर रहा हूं, अब 2 के बाद का जो डाटा है मैं इसी के नीचे टाइप करना चाहता हूँ, ना कि नए सेल में टाइप कर रहे हैं। ठीक है, सेल यही रहेगा, डाटा इसी सेल में आना चाहिए, बट एक नई लाइन बन के। तो वहां पर करना है ऑल्ट के साथ एंटर। ठीक है, ये पूरा डाटा अभी एक ही सेल में। आप विड्थ बढ़ाओगे आगे किसी पर्पज में, अगर मान लो इस तरह का काम करना पड़ जाए तो आपके लिए आसान रहेगा। अब ये 3 लाइनें हैं, एक ही सेल में है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो था फंक्शन रैप मर्ज एंड सेंटर का, इसमें 3 अलग अलग फंक्शन है, 4। तो एक फ्रेश शीट ले लेते हैं। अब मान के चलो कि मुझे कोई टेबल में हेडिंग देना है, ठीक है, या कोई ऐसा फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ, कोई इनवॉइस बना रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मान लो जैसे ये 2 सेल हैं, ठीक है, मैं इन 2 सेल का एक सेल बनाना चाहता हूँ। आपने वर्ड में किया होगा टेबल के अंदर मर्ज सेल का। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम काम है। तो मैं इन दोनों सेल का एक सेल बनाना चाहता हूँ, तो उस काम के लिए है आपका फंक्शन मर्ज।
अब साइड बटन से आओ और इसमें पहला ही ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या होगा, वो दोनों का एक कर देगा और उसमें जो अलाइनमेंट है वो सेंटर का एक्टिव कर देगा। एक तो आप अपनी तरफ से क्लिक करके सेंटर चूज करो, वो इकट्ठा ही कर देगा। ये देखो यहाँ सेंटर अलाइनमेंट एक्टिव हो गया। ठीक है, ये काम हो गया मर्ज एंड सेंटर का। अगर आप इसको वापस नॉर्मल करना चाहते हो, दोबारा जाओ, लास्ट ऑप्शन है अनमर्ज सेल, वो उनको वापस नॉर्मल कर देगा। नेक्स्ट है इसमें मर्ज अक्रॉस, ये काफी ज्यादा यूज होगा, खासकर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जब डिजाइन करते हो, इनवॉइस बनाओगे तो वहां पर। इसका काम क्या है, अब मान के चलो जैसे ये 2 सेल मैंने ओरिजेंटली मर्ज किए हैं, ऐसे करके मुझे 4 रो में ये काम करवाना है। मतलब ये भी ऐसे मर्ज हो जाए, फिर ये मर्ज हो जाए, फिर ये मर्ज हो जाए और फिर ये मर्ज हो जाए। ठीक है, मैं एक एक करके सबको मर्ज नहीं करना चाहता। मुझे ऑलरेडी मालूम है कि मुझे 4 सेल की रिक्वायरमेंट है, 6 सेल की रिक्वायरमेंट है और ये सारे मर्ज हो जाएं। अगर मैं डायरेक्टली मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ या साइड बटन से ऐसे फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, इन सभी सेल का एक सेल बना देगा। मर्जी तो करवा रहे हैं ना, एक बना दिया उसने, लेकिन मुझे ये काम नहीं चाहिए था, मुझे तो इंडिविजुअल रखना था सबको। तो उसके लिए है फिर आपका साइड बटन से जाओ, सेकंड नंबर पे है मर्ज अक्रॉस, बॉर्डर डाल दो, थोड़ा क्लियर दिख जाएगा। अब उसने ये सारी रोज को इंडिविजुअली मर्ज कर दिया। ठीक है, इसको भी अनमर्ज करने के लिए लास्ट ऑप्शन। और एक ऑप्शन और है मर्ज सेल्स का, तो ये भी सिमिलर आपके फर्स्ट फंक्शन की तरह है, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। आप जो भी एरिया सेलेक्ट करोगे, मर्ज सेल ये वर्टिकली के लिए जरूरी है। ठीक है, तो सेम ही हो गया ये। जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजेबल है वो कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसमें। ठीक है, थर्ड वाला उसको रिवर्स करने के लिए है। तो बाकी हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। सो लास्ट क्लास में हमने अपनी टेबल कंप्लीट की थी परसेंटेज तक। सबका हो गया? हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो परसेंटेज से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ग्रेड, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, ये 3 फंक्शन तो है आपके लिए सबसे जरूरी। और उसके बाद है मैक्सिमम सब्जेक्ट नेम और मिनिमम सब्जेक्ट नेम, इस पे बाद में आएंगे। उसके बाद आपका है रैंकिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका आता है अभी ग्रेड का। अब यहाँ ग्रेड से मतलब है कि जिस स्टूडेंट के जो भी मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स, उसके बिहाफ पे हमें उसको क्या करना है, ग्रेड अलॉट करना है। कोई ए में है, बी में है, सी है, जैसे आपकी डिप्लोमा ग्रेड आती है, सेम वही। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या है, क्राइटेरिया गिवन है कि उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ग्रेड जो है अलॉट करनी है। क्या गिवन है कि भी जिस भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 450 ग्रेटर देन हो, ठीक है, इक्वल टू 450, तो उसको आपको देना है ए ग्रेड। सिमिलर अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो 350 के, तो वहां पर आपकी ग्रेड आनी चाहिए एज ए रिजल्ट बी। और लेस देन 350 अगर किसी के हो, तो वहां पर ग्रेड आपकी आनी चाहिए सी। अब यहाँ 2 चीजें हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या है, कंडीशन, जिसको एक्सेल में हम बोलते हैं क्राइटेरिया, और ये है उसका रिजल्ट। अगर आपके फॉर्मूले के अंदर ये कंडीशन कहीं भी मैच होती है, या इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच होती है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल उनके रिजल्ट्स हैं, लेकिन काम एक ही सेल के अंदर हमें करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला जो आता है, फंक्शन जो आता है, इफ के नाम से है। और मैं मान के चल रहा हूं कि ये अगर फंक्शन किसी को समझ में आ गया अच्छे से, या इसका लॉजिक समझ में आ गया, तो उसको एक्सेल में काफी सारे ऐसे कैलकुलेशन आगे चल के प्रोफेशनली करने पड़ेंगे जिनके अंदर ये लॉजिक
मोस्टली उसको यूज करना पड़ेगा, इसके बगैर उसका काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। इक्वल टू इफ जैसे हमने बेसिकली मैथमेटिक्स में भी यूज किया है, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो ये रिजल्ट आना चाहिए, हमारा एक लॉजिक है मैथ का, तो वहीं पर हमारा एक्सेल में भी फंक्शन है ये इसी काम के लिए। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप सिंटेक्स देखोगे, सबसे पहले तो सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको जो टेस्टिंग करनी है, लॉजिक जो चेक करना है, वो किस वैल्यू के ऊपर करना है और वो वैल्यू किस सेल में है, वो सेल सेलेक्ट करके देना है। ठीक है, कोमा। अगर वो वैल्यू आपके अकॉर्डिंग ट्रू होती है तो उसमें रिजल्ट आपको क्या चाहिए, अगर वो वैल्यू फॉल्स है तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए, ये तीन चीजें बेसिकली उसको बतानी है। ठीक है, तो लॉजिक टेस्ट के अंदर हम क्या देंगे, इस सेल को देंगे। ठीक है, इस सेल के अंदर हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर वो ट्रू होगा तो फिर उसके लिए हमें बताना है कि रिजल्ट हमें फिर उसमें क्या चाहिए, अगर वो फॉल्स हो तो उसमें रिजल्ट क्या आए। अब इसको इंप्लीमेंट करना है। इफ अगर इस सेल के अंदर क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 450, ये चीज समझनी है। ठीक है, जो हमारा K3 सेल है, अगर उस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है कितने के, 450 के। 450 कहां से आया, ये हमें अपना क्राइटेरिया गिवन है। ठीक है, तो वो 450 हमने उठा लिया, कोमा लगा दो। लॉजिक टेस्ट यही था कि उस सेल के अंदर अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 450 के, तो हमें क्या चाहिए रिजल्ट में, ए ग्रेड। जो ये ए है वो डबल कोट में रखा है, शिफ्ट के साथ आपको यूज करना है। जो हमारी सेंटर अल्फाबेट वाली लाइन है उसके अंदर राइट एंड पे आपको मिलेगा, एंटर के नजदीक। ठीक है, और ये शिफ्ट के साथ ही आपको ऐड करनी है। एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूले के अंदर जो भी आपका रिजल्ट होता है, अगर उसको आपको टेक्स्ट में डिक्लेयर करना है तो उसको हम डबल कोट में रखते हैं। अगर ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रिजल्ट होता तो हम इसको ओपन में रख सकते थे, सिंपल। मान लो हम ए की जगह उसको फर्स्ट देना चाहते हैं तो आज आप ऐसे ही सिंपल फर्स्ट टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है वो टेक्स्ट में है तो हम इसको डबल कोट में रखते हैं। कैपिटल या लोअर उसका कोई इश्यू नहीं होता एक्सेल फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आर्गुमेंट क्या है कि अगर K3 सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होती है हमारे क्राइटेरिया के, कौन सा है क्राइटेरिया हमारा, 450 का। ठीक है, वो लॉजिक वहां तक हो गया कंप्लीट हमारा। वहीं पर हमने क्या ऐड कर दिया, अपना कोमा। ठीक है, यहीं पर कोमा है, यहाँ हमने कोमा लगा दिया। अब इससे आगे पूछ रहा है कि वैल्यू अगर ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या चाहिए। ठीक है, तो हमने बता दिया कि अगर हमारी वैल्यू इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर ट्रू होती है उस सेल में तो हमें रिजल्ट चाहिए ए ग्रेड। ठीक है, अब ए के बाद हमें दूसरा रिजल्ट भी दिखाना है, अगर वैल्यू फॉल्स हो तो ए के आगे कोमा लगा के डबल कोट के अंदर हम बी ऐड कर देंगे। लेकिन हम डायरेक्ट बी नहीं देंगे, बी के लिए स्पेशल हमें अलग से क्राइटेरिया दे रखा है। बी किसको मिलनी चाहिए, ये नहीं कि वो 450 से मैच नहीं हुआ तो बी आ जाए, नहीं, उसके लिए स्पेशल है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम ए के बाद कोमा लगा दिया। अब इस पूरे सिंटेक्स को दोबारा टाइप कर लो। इफ अगर सेम उसी सेल के अंदर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है कितने के, 350 के, तो रिजल्ट क्या है हमारा, बी ग्रेड। ठीक है, अब ये किसकी जगह हमने ऐड कर दिया, वैल्यू इफ फॉल्स की जगह ऐड कर दिया। अगर हमारा 450 वाला क्राइटेरिया अगर मैच नहीं होता तो रिजल्ट क्या है, फॉल्स का बनेगा। तो फॉल्स में हमने एक और आर्गुमेंट ऐड कर दिया, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला ऐड कर दिया एक तरीके से। ठीक है, और अगर बी वाली वैल्यू भी अगर उस सेल में नहीं मिलती तो फिर हम क्या चेक करेंगे, एक और आर्गुमेंट चेक करेंगे। इफ अगर सेम उसी सेल के अंदर, किसमें, K3 के अंदर, अब लास्ट हमारा क्या है, लेस देन 350, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, अगर उस सेल के अंदर भाई वैल्यू अगर लेस देन 350 है
तो रिजल्ट अब यहाँ इक्वल क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर वो इक्वल होगा तो बी में चला जाएगा, इक्वल टू 350 है ना वो भाई, अगर उसके एग्जैक्ट 350 मार्क्स भी होंगे तो भी हम उसको बी ग्रेड देना चाहते हैं। अगर 352 बिलो मींस 349, ठीक है, 350 बिलो अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर जो वैल्यू मेजर होगी वो 349 होगी भाई। अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 349 से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर वहां हमारा रिजल्ट क्या हमें मिलना चाहिए, सी ग्रेड, ठीक है। तो तीनों रिजल्ट हमने अपने अलग अलग आर्गुमेंट के अंदर फीड किए हैं। पहला हो गया सेक्शन हमारा ए ग्रेड के लिए, सेम उसी को हमने फिर दोबारा रिपीट किया बी ग्रेड के लिए, फिर रिपीट किया सी ग्रेड के लिए, ठीक है। अभी ये मैं प्रॉपर मैनुअली बता रहा हूँ पूरा, इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं लेकिन उस पर भी नहीं जाएंगे, पहले हमें ये मैनुअल लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में आपको ब्रैकेट क्लोज करवानी है, तो जितनी बार आपने इफ ऐड किया है उतनी ही लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होंगी। इक्वल जो स्टार्टिंग वाला है वो फॉर्मूले में एक ही बार लगता है, ठीक है। जो ये बाकी जगह हमने इक्वल लगाया है वो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए लगाया है, ना कि फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए लगाया है। फॉर्मूला तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। कहीं हर बार इफ से पहले इक्वल ऐड करो, यहाँ कहीं इक्वल नहीं लगाया मैंने, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर स्टार्टिंग में जब करते हैं तो ही इक्वल लगता है, बाकी के कहीं अगर हम इक्वल ग्रेटर देन ऑपरेटर जो ऐड कर रहे हैं वो वैल्यू को मेंशन करने के लिए कर रहे हैं, ना कि वहां कोई फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट में आपकी जितनी ब्रैकेट ओपन थी कितनी है, स्टार्टिंग में कितने आर्गुमेंट है यहाँ पर, 3, तो लास्ट में 3 ही ब्रैकेट आपको क्लोज करनी है। जो लास्ट ब्रैकेट होगी वो ब्लैक कलर की आती है, जो फाइनल ब्रैकेट होगी वहां आप आइडिया भी लगा सकते हो कि भाई ये ब्लैक आ गई तो मींस मेरे सारे जो आर्गुमेंट मैंने ओपन किए थे वो क्लोज हो गए हैं। जब तक ये आप ब्रैकेट क्लोज कंप्लीट करके उसको नहीं दोगे फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं होगा। अभी मैं एक ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये मुझे बोलेगा कि भाई आपके फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है वो उसने आइडेंटिफाई भी कर ली है और वो आपसे परमिशन मांग रहा है क्या वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर दे अपने बिहाफ पे, ठीक है। एक्चुअल में फॉर्मूले में जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, सिर्फ एक ब्रैकेट का है, तो वो उस ब्रैकेट को अपने बिहाफ पे क्लोज करके फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर सकता है अभी। तो अकॉर्डिंग टू जो स्टूडेंट्स के नंबर है उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट हमारा ठीक है या गलत है, ये चेक भी आपको अपना करना, वेरीफाई करना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। ये नहीं कि फॉर्मूला ने जो रिजल्ट दे दिया वही एक्यूरेट है, आपको वो चेकआउट करना पड़ेगा। तो अब बताओ ये ठीक है या गलत है, ठीक है क्यों, हाँ जी 350 टू 450 के बिटवीन है ये वैल्यू, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट बी ही बनता है। एक बार दोबारा देख लो, लेफ्ट अलाइनमेंट इक्वल टू इफ, अगर ये परसेंटेज पे देना चाहो तो परसेंटेज पे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो परसेंटेज मेंशन कर देगा भी किसी स्टूडेंट के 92 अबव है तो उसको ए ग्रेड दे दे। अभी हमने अपना जो क्राइटेरिया है वो टोटल नंबर पे बना रखा है, तो अगर इस सेल के अंदर वैल्यू अगर ग्रेटर देन है इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 450 के, तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए, ए ग्रेड डबल कोट के अंदर। देखो फॉर्मूला जब आप लगा रहे हो तो जो नीचे सिंटेक्स है वो हाईलाइट भी होता है कि भी आप अब इस पार्ट के लिए चीजें प्रोवाइड कर रहे हो फॉर्मूले के अंदर। जैसे मैंने कोमा लगाया तो यहाँ ये जो लॉजिक टेस्ट वाला था थोड़ा सा डार्क हो गया, और नेक्स्ट जो लॉजिक है वो उसके लिए एक्टिव हो गया। तो जब किसी एक आर्गुमेंट को आप कोमा लगा के नेक्स्ट जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है भी अब आपको वहां क्या ऐड करवाना है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा कोशिश करना कि सिंटेक्स को देख के चीजें फॉर्मूले के अंदर ऐड करो, बाद में आपको हैबिट हो जाएगी। तो यहाँ हो गया हमारा ए रिजल्ट। उसके बाद हम दोबारा
क्राइटेरिया ऐड कर रहे हैं। अगर सेम उसी सेल के अंदर किसमें K3 के अंदर अगर हमारी वैल्यू जाती है K3 ग्रेटर देन इक्वल टू 350, तो रिजल्ट हमें क्या चाहिए B। अब यहां पर हम फॉर्मूले में एक आर्गुमेंट डायरेक्ट ऐड कर देंगे, डायरेक्ट C का। वो इसलिए क्योंकि बाकी जो बची वैल्यू वो 352 बिलो ही मानी जाएंगी या होंगी, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली हमें वहां रिजल्ट में C चाहिए। बताना चाहो बता सकते हो इस फॉर्मूले को, जितना आगे बढ़ाना चाहो मल्टीपल आर्गुमेंट 3 की जगह 9 10 15 जितने बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। आपको बेसिकली उसका सिंटैक्स विद लॉजिक समझ में आना चाहिए, इस फॉर्मूले का ये काम है और यहां तक मैंने ये चीजें प्रोवाइड कर दी हैं और उसके रिजल्ट में ये चीजें अपने को चाहिए। ठीक है, अब ब्रैकेट कितनी क्लोज होंगी 2, क्योंकि 2 बार इफ है हमारा, हमने थर्ड टाइम तो ऐड किया ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जो हमने 2 बार इफ ऐड किया तो मींस लॉजिक 2 ही स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली हमने उसी के एंड में ऐड कर दिया। ठीक है, 2 ब्रैकेट अपनी बनती है, एंटर और इसको अपना नीचे ड्रैग करवा देना, कंट्रोल D। ठीक है, सबका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कर लोगे, ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम आती है तो अपना पूछ लेना। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम। आपने अभी जैसे लास्ट क्लास में टोटल निकाला है सम, अभी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी रेंज के अंदर के, जैसे अभी ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सेम अपोजिट उसका मिनिमम नंबर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो सिंपल है, इक्वल टू मैक्स, पूरा नहीं टाइप करना फॉर्मूला, वो मैक्सिमम वर्ड बोलने में है बट फंक्शन में ओनली मैक्स है। आप अपनी रेंज सेलेक्ट करके दे दो उसको, बस सिंगल ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में एंटर या कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर। ठीक है, सेम लाइक इसके जैसा हो जाएगा। मिनिमम हमारा इक्वल टू मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स के नंबर, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ एंटर हो जाएगा। ये भी सिंपल से है। नेक्स्ट आ जाओ मैक्सिमम सब्जेक्ट नेम और मिनिमम सब्जेक्ट नेम। अब ये चीज क्या है कि जैसे अभी आपने स्टूडेंट के हाईएस्ट नंबर तो बता दिए, मिनिमम नंबर भी बता दिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये हाईएस्ट नंबर जो है वो किस सब्जेक्ट के हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट नेम भी प्रोवाइड करना है निकाल के। ठीक है, इसी की तरह फिर वो जिस सब्जेक्ट में उसके मिनिमम नंबर है वो भी आपको बताना। अब ये जो काम है वो रेडीमेड नहीं है एक्सेल की तरफ से, भाई ये उस काम के लिए आपका ये फॉर्मूला आप ऐड कर लो। एक्सेल में फंक्शंस दे रखे हैं, वो आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने हैं। ठीक है, 2-3 फंक्शन भी आपको मिला के किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए यूज करने पड़ सकते हैं, और ये कॉमन है एक्सेल के अंदर, हर काम के लिए एक सिंगल फंक्शन नहीं है। अब एक्सेल को नहीं मालूम कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, एक्सेल ने कुछ फंक्शंस आपको प्रोवाइड कर रखे हैं अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग रिजल्ट्स के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए। ठीक है, आप उन कंडीशंस को अपने डाटा में किस तरीके से फिट कर सकते हो वो आपको सोचना है। ठीक है, समझना है। तो यहाँ जो हमारा काम है वो किसी एक फंक्शन से नहीं होगा जो एग्जैक्टली हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें 2-3 फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। अब वो 2-3 फंक्शन अलग अलग पहले एक बार समझ लो किसका क्या काम है। एक फंक्शन है हमारा इंडेक्स के नाम से, और ये एक्सेल जो भी कर रहे हो आप, हार्ड ऑन स्टूडेंट जो भी हैं उनके एग्जाम में एक एक्सेल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का सेक्शन सी के अंदर। अभी जो भी नए कोर्स में स्टूडेंट हैं तो उसमें ये एक काफी बार आया हुआ है, अभी तक रिपीटेडली फंक्शन पूछा जा रहा है एग्जाम में स्पेशली। ठीक है, जिसमें इंडेक्स, मैच या वी लुकअप, ये 3 चीजें यूज हो रही हैं। एक तो फॉर्मूला है आपका इंडेक्स फंक्शन, दूसरा फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा मैच का, और तीसरा है हमारा मैक्स का। इन तीनों में से एक तो अभी हमने कर लिया। ठीक है, बात है इन 2 की, तो पहले इनका अलग अलग काम समझ लो। इंडेक्स का मतलब क्या होता है,
अगर एज ए वर्ड की हम बात करें तो इंडेक्सिंग सुना होगा, लिस्ट तो सुना होगा, टेबल ऑफ कंटेंट आपने सुना होगा, उसी को तो इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्सिंग चैप्टर की। तो इस फंक्शन का इंडेक्स का बेसिकली काम क्या है कि इसके अंदर जो भी डाटा आप सिलेक्ट करके दोगे एज ए सिंगल रो या एज ए सिंगल कॉलम, वो क्या करेगा, उसको अपने इंटरनल कंसेप्ट में एक लिस्ट में रख लेगा कि भाई ये चीज आपके लिए फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सब्जेक्ट है 5, इनमें से पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट है? इतने बैठे हो, सारे अनपढ़ हो क्या? हाँ, उनमें से पहले नंबर पे कौन सा है? इंग्लिश फर्स्ट नंबर पे। हाँ, मैंने 500 सेलेक्ट किए हैं, मैंने 500 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, मैंने छोड़ा नहीं है कोई भी। ये आपके 5 सब्जेक्ट है, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि इन 500 सब्जेक्ट्स में फर्स्ट नंबर पे कौन सा है। जरूरी थोड़ी ना मैं हिंदी को फर्स्ट मानूं, हिस्ट्री को भी मान सकता हूँ, है ना। अब आप उसको कहोगे कि वो लास्ट में है, मैं कहूंगा कि नहीं मेरी तरफ से वो फर्स्ट में है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को, सब्जेक्ट वाली लिस्ट को, या कोई भी इसकी जगह लिस्ट हो सकती है, उसको सिलेक्ट करके दे देंगे इंडेक्स को। वो क्या करेगा, उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने अंदर फिक्स कर लेगा कि भी जो लिस्ट में पहले नंबर पे है वो पहला ही माना जाएगा, जो दूसरे पे है वो दूसरा ही माना जाएगा। ठीक है। अभी हर कोई अपने अकॉर्डिंग हिंदी को भी फर्स्ट बोल सकता है, हिस्ट्री को भी फर्स्ट बोल सकता है, उसमें क्योंकि डिफाइन नहीं है कि भी लेफ्ट से देखना है या राइट से देखना है। ठीक है। तो इंडेक्स का काम क्या है बेसिकली कि जो भी आप उसको डाटा एज ए सिंगल रो या एज ए सिंगल कॉलम सेलेक्ट करके दोगे, वो उसकी एक इंडेक्सिंग बना देगा, एक लिस्टिंग बना लेगा। ठीक है। ओके। फिर दूसरा फंक्शन है हमारा मैच का। मैच का मतलब किसी चीज को मैच करना। मींस जैसे यहां पर आपके स्टूडेंट्स हैं 10, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक जतिन नाम का स्टूडेंट है, वो लिस्ट में किस नंबर पे है। ठीक है। अभी अगर ये सीरियल नंबर डले हुए तो आप कह सकते हो कि 4th नंबर पे है। अगर ये सीरियल नंबर ना डले हुए तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये किस नंबर पे है, आपको वो काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो मैच फंक्शन का जो काम है वो यही है कि आपको लिस्ट में से किसी चीज को अगर मैच करना है कि वो उस लिस्ट में पर्टिकुलर किस नंबर पे है। ठीक है। तो वहां हम फंक्शन यूज करते हैं अपना मैच का। मान लो मुझे अभी जैसे स्टूडेंट जतिन को ही मैच करना है कि ये अपनी लिस्ट में किस नंबर पे है, तो लिस्ट में आपको एज ए रिजल्ट क्या निकाल के देगा, 4। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट में 4th नंबर पे है। मैच फंक्शन का जो रिजल्ट है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है। कभी भी वो कोई और रिजल्ट नहीं देगा। तो ये तीनों फंक्शन हमें यूज करने, मैक्स हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैक्स क्या करता है, एक हाईएस्ट वैल्यू निकालता है। अब इन तीनों को कंबाइन करके समझो। सबसे पहले हम इंडेक्स के अंदर क्या करेंगे, अपने 500 सब्जेक्ट की लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। लिस्ट के अंदर हम मैच करेंगे अपना हाईएस्ट वैल्यू कि 500 सब्जेक्ट की जो मार्क्स हैं उसमें वो हाईएस्ट नंबर किस पोजीशन पे है, इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें अपने 500 सब्जेक्ट सिलेक्ट करके दे दिए। ठीक है। कोमा, इसके बाद मैंने ऐड कर दिया मैच। भाई मुझे मैच करना है, वो पूछेगा क्या मैच करना है, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि मुझे मैच करना है हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है। अगर आपने हाईएस्ट वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है मैक्स के फंक्शन से, तो आपको मैक्स बताने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है। अब हमने ऑलरेडी मैक्स निकाल रखा ना, तो यहाँ हम क्या मैच करना चाहते हैं कि ये जो हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, कोमा, ये हाईएस्ट नंबर किस लिस्ट में, इन 500 सब्जेक्ट के नंबर में। ठीक है। किस नंबर पे है। मैच के अंदर 3 चीजें बताई जाती है, क्या मैच करना है, कहां मैच करना है,
और एग्जैक्ट मैच करना है, लेस देन मैच करना है। यहाँ हम देंगे 0, मींस एग्जैक्टली मुझे जो नंबर मैच करना है वही मैच करे। आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चीज को समझ सकते हो, ठीक है। तो मैच में हमने क्या दिया भाई, मुझे 100 मैच करना है एग्जैक्टली जो कि स्टूडेंट के हाईएस्ट नंबर है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और वो नंबर किस लिस्ट में मैच करने हैं वो लिस्ट हमने दे दी सब्जेक्ट की 5 नंबर वाली, और लास्ट आर्गुमेंट मैच के अंदर बनता है 0 का, ठीक है। ये दो चीजें हमें उसको देनी है। तो लास्ट में ब्रैकेट कितनी क्लोज होंगी, 2, ठीक है। रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए पहले ये देख लो, बताओ क्या रिजल्ट आना चाहिए। मैथ, अब ये मैथ कैसे बनता है मैं फॉर्मूला एग्जीक्यूशन से पहले ही बता देता हूँ। इंडेक्स ने क्या किया, अपने सब्जेक्ट को अरेंज किया लिस्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। यहां से हमने फिर एक हाईएस्ट नंबर मैच किया, वो उस लिस्ट में किस नंबर पे बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इंडेक्स का रिजल्ट और मैच का रिजल्ट दोनों एक जगह आए, उसी की वजह से आपका यहाँ रिजल्ट बनेगा मैथ, ठीक है। अब मैथ, अब जो इंडेक्स निकाला है उसके एक्चुअल में 2 काम है, एक तो लिस्ट बनाएगा, दूसरा ये भी याद रखना इंडेक्स को हम जो भी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं सिलेक्ट करके, रिजल्ट भी उसी में से ही आएगा। अभी हमने इंडेक्स के अंदर सब्जेक्ट की लिस्ट दी थी ना सिलेक्ट करके, तो रिजल्ट भी सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। मैच तो सिर्फ उसको ये मैच कर रहे हैं कि वो लिस्ट में है किस नंबर पे। दोबारा देख लो, इक्वल टू इंडेक्स, अभी हमें रिजल्ट किस में से निकालना है, एज ए सब्जेक्ट नेम निकालना है ना, तो इंडेक्स में हम लिस्ट देंगे अपने सब्जेक्ट की, ठीक है, कोमा। फिर हम मैच कर रहे हैं अपना हाईएस्ट नंबर। अब मान के चलो कि आपने हाईएस्ट वैल्यू नहीं निकाल रखी, ठीक है, ये भी कंसेप्ट समझ लो। अगर आपने मैच जो मैच करना है वैल्यू वो अगर आपने नहीं निकाल रखा तो क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मैक्स का फंक्शन ऐड कर देंगे, मैच के अंदर मैक्स, ठीक है। पहले ये मैक्सिमम वैल्यू निकाले, कहां से निकाले, इन 5 सब्जेक्ट से। पहले इन 5 सब्जेक्ट से हाईएस्ट वैल्यू ढूंढे, यहां पर उसने हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ ली। मैक्स का तो यही काम है, इतना ही ना। अब जो मैक्स रिजल्ट देगा वो हमारे मैच के लिए क्या हो जाएगा, लुकअप वैल्यू। देखो ये पूछ रहा है नीचे लुकअप वैल्यू, मैं यहाँ जैसे कोमा लगा दूंगा तो मैक्स का तो काम कंप्लीट हो गया ना। और जो मैक्स ने रिजल्ट दिया यहाँ निकाल के, वो मैच के लिए क्या हो गया, लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो वो लुकअप वैल्यू कहाँ मैच करे, उसी 5 सब्जेक्ट की लिस्ट में। इस फॉर्मूले को ध्यान से जरूर करना और 2-3 बार ये करना पड़ेगा, ठीक है। वो मालूम है कि फर्स्ट क्लास में ये अटेम्प्ट नहीं होगा, हो जाए तो अच्छी बात है। और लास्ट मैच का आर्गुमेंट हमारा एग्जैक्ट वैल्यू। तो अब ब्रैकेट कितनी क्लोज होंगी, 2। मैक्स की तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैक्स का तो हमने यहीं पर हो गया था ना, देखो F3 से J3 ब्रैकेट क्लोज। मैक्स ही काम नहीं करता, फिर मैक्स का जो फंक्शन है वो जब तक क्लोज नहीं करोगे तो काम ही नहीं करेगा। उसका तो लॉजिक इतना ऐसा ही है, बस लिस्ट एक सिंपल रेंज बतानी उसको सम की तरह, उसके आगे कुछ और चीजें तो हमें बतानी नहीं है, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा एज ए रिजल्ट। तो यही काम हमने यहां किया है, एक बार फिर से देख लो, इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में अब क्योंकि एक मल्टीपल लिस्ट है हमारे पास स्टूडेंट की, हमें हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट नेम देना है। अब जो ये इंडेक्स की लिस्ट हमने दी है इसको, ठीक है, अब क्योंकि फॉर्मूला हमें नीचे ड्रैग करवाना पड़ेगा, तो ये जो मैच की जो लिस्ट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए अपनी जगह से। तो यहाँ पर एक्सेल में एक नई चीज है आपके लिए, आपको क्या करना है, जो भी लिस्ट आपकी फॉर्मूले में आपको फिक्स रखनी है, फॉर्मूला जब ड्रैग करें तो वो चेंज ना हो अपनी जगह से,
तो उसको हम क्या करते हैं, F4 फंक्शन की प्रेस करके लॉक कर देते हैं। ये जो किसी रेंज के साथ हम डॉलर के जो सिंबल ऐड कर दिए, इसका मतलब है हमने वो रेंज लॉक कर दी। ठीक है, जब फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो वो जो सब्जेक्ट वाली जगह है वो फॉर्मूले में चेंज नहीं होगी, वो क्योंकि एक ही जगह रहना हमेशा। इस पे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा मैच। मैक्स हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो अब मैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू सिलेक्ट करो। ये होगी हमारे सब्जेक्ट की रेंज जिसमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। और लास्ट हो गया हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए डबल ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और अपना इसको ड्रैग करवा देना। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम आपके लिए है, उसमें मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट कर लेना बस मैच करने के लिए। पास और फेल, इसके लिए भी आपको एक लॉजिक दे रखा है, क्राइटेरिया दे रखा है क्या, कि भी किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हैं 250 के, तो वो दिखाना है आपको पास। अदरवाइज मतलब जिसके 250 से लेस देन हो वो हो जाए फेल। तो ये सेम लाइक कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इस काम के लिए, जो ग्रेड के लिए निकाला है। ठीक है, अब इसमें एक ही कंडीशन है, फिर 250 से ज्यादा हो तो पास हो जाए, नहीं हो तो वो फेल हो जाए। इक्वल टू इफ टोटल नंबर पे है कंडीशन, तो टोटल नंबर वाला सेल। ठीक है, उसी सेल पे पता करना भाई उस सेल में उसके नंबर ग्रेटर देन है या नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू कितने के, 250 के, तो रिजल्ट में क्या चाहिए, पास। अदरवाइज में क्या, फेल। तो यहीं पर डबल कोट में फेल डाल दो भाई, 250 से नीचे वाली जो या अदर वैल्यू जो बच गई उसके लिए ऑटोमेटिकली फेल। तो ब्रैकेट कितनी क्लोज होंगी, एक। लास्ट में एंटर या कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। ठीक है, सारे ही पास हो गए। लास्ट चीज आती है रैंकिंग, छोटा सा सिंपल सा फंक्शन है। रैंकिंग का यहाँ पर मतलब है कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मार्क्स कौन सा स्टूडेंट किस पोजीशन पे स्टैंड करता है, अकॉर्डिंग टू मेरिट कह लो। ठीक है, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे, थर्ड पे है। तो सिंपल सा फंक्शन है, इक्वल, फंक्शन नेम है RANK रैंक। अब इसमें क्या करना है, जहां से रैंकिंग स्टार्ट करनी है पहले वो सेल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कोमा, उसके बाद पूरी रेंज दोबारा सेलेक्ट करनी है। जो सेल आपने सेलेक्ट कर लिया वो भी, और उसके साथ बाकी के सेल भी। ठीक है, ये गलती मत करना कि भाई हमने फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लिया तो बाकी के सेल सेलेक्ट करने हैं। उसका पहला सेल सेलेक्ट करने का मतलब है कि वो एज ए रेफरेंस ले लिया उसने कि यहाँ से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद डाटा कौन सा है जिसके ऊपर रैंकिंग निकालनी है, तो वो हमने पूरी रेंज दोबारा दी उसको। और इसमें भी आपको क्या करना है, अपना F4 फंक्शन की प्रेस करना है ताकि वो रेंज फाइनल हो जाए। मेरिट में होता है ना कि भाई ये नहीं कि भाई 2 स्टूडेंट हमने बाद में और ऐड कर दिए तो उससे क्या होगा, पूरी मेरिट चेंज हो सकती है। भी हो सकता है किसी स्टूडेंट के बाकी के स्टूडेंट से हाईएस्ट मार्क्स आ गए हों, तो रेंज आपकी शिफ्ट हो जाए। वो हम नहीं चाहते, इसलिए हमने क्या कर दिया, अपना रेंज लॉक कर दिया, मतलब ये हमारी तरफ से फाइनल है। ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में कंट्रोल के साथ एंटर। अभी तो ये रेंज, ये जो मेरिट आई है आपकी, ये 1 2 3 की सीक्वेंस में अरेंज है, बाय डिफॉल्ट आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में डाल रखे हैं। आप अपने डाटा में जब करोगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि किसी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स है तो वो पहले ही नंबर पे होगा, कहीं भी हो सकता है वो तो। ठीक है, तो अब बात आती है कि आपको अपना जो डाटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करवाना है। आपने वर्ड में टेबल के अंदर भी किया होगा फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि ये जो डाटा है ये आपको स्टूडेंट्स नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, जिस स्टूडेंट का नाम ए से है वो पहले नंबर पे आ जाए, या जिन स्टूडेंट के नाम ए से हैं वो पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, जैसे डिक्शनरी में होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाटा की शॉर्टिंग करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में।
जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग बोला जाए उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना डाटा क्या करना है, शॉर्ट करवाना। और ये एक्सेल के अंदर काफी कॉमन काम है। एक्सेल में दो चीजें हैं, एक तो होता है डाटा बनाना और एक होता है डाटा का यूज करना। ठीक है, दोनों में अलग अलग एक्सपर्टाइज होती है। किसी को सिर्फ डाटा बनाना आता है, उसमें काम करना नहीं आता। ठीक है, अगर थोड़ा सा मेहनती वाला है तो हो सकता है डाटा बनाना भी आता हो, डाटा मैनेज भी करना आता हो। आपको कोई डाटा दे दिया तो उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन अगर निकालनी है तो वो आपको ही निकालनी है, कोई और थोड़ी ना आएगा उसकी जगह। तो अभी आपको बोला गया है कि भाई ये जो डाटा है ये स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो आपका काम क्या होगा, आपके जो भी हेडिंग है, सीरियल नंबर को छोड़ देना कभी भी। एक्सेल में आगे अगर डाटा शॉर्ट करते हो तो उसमें सीरियल नंबर यूज नहीं करने। टेबल को सिलेक्ट करने का तरीका, आपका जो भी टेबल का फर्स्ट सेल है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की एंड राइट एरो की, आपकी टेबल कितनी भी बड़ी है दो कीज में सिलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज माउस से नहीं जाना। ठीक है, कई बार माउस क्या है स्किप हो गया तो वापस जाओगे। आपका यहाँ से टेबल स्टार्ट है ना, फर्स्ट सेल हमने क्लिक कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट पहले डाउन आगे और फिर राइट आगे, जहां तक भी टेबल होगी आपकी सिलेक्शन में आ जाएगी। नेक्स्ट, आपका होम में राइट साइड में फिल्टर का ऑप्शन है, एक दो आपने किया भी होगा, थोड़ा बहुत देखा भी होगा इसको। तो इसमें आना है कस्टम शॉर्ट। ठीक है, और यहां पर आपको पहले चूज करना है कि आपको अपना डाटा किस कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। शॉर्ट बाय स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में क्या है वैल्यू, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू क्या, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ए टू जेड एंड ओके। ऑटोमेटिकली हो गई। अब देखो सीरियल नंबर भी अगर हम लेते तो फिर वो भी चेंज हो जाते ना, इसलिए मैंने पहले बोला कि आपको सीरियल नंबर कभी भी शॉर्टिंग डाटा करते वक्त नहीं लेने। अब ये जो गगनदीप स्टूडेंट है, हो सकता है वो किसी और नंबर पे होता तो उसका सीरियल नंबर भी फिर शिफ्ट हो जाता, इसी वजह से हमने पहले ही सीरियल नंबर स्किप करवा दिए। तो अब देखो स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग हमने डाटा अरेंज किया है, तो उसकी वजह से आपकी जो रैंकिंग है वो चेंज होगी। अब आपको फिर से मान लो बोल दिया कि भाई नहीं ये डाटा तो रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही चाहिए अपने को, तो वापस से अपना कस्टम सॉर्ट पे जाओ। अब यहाँ क्या लेंगे, स्टूडेंट नेम की जगह रैंक, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, या जैसा भी आप बताओगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब फर्स्ट नंबर पहले देन असेंडिंग ऑर्डर बनता जाए। ओके कर दो। ठीक है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था डाटा सॉर्ट करने का, उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे जैसे एक्सेल में आगे चलेंगे तो वो पता लगती जाएंगी। तो इस टेबल को अपना नेक्स्ट क्लास तक अपना कंप्लीट कर लेना। एक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन बता दे देता हूँ, एक्सेल की स्टार्टिंग की 10 से 15 क्लास जो भी होंगी आपके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप उसके बाद चाहे एक्सेल में कुछ भी सीखो एडवांस के नाम पे, वो आपके बाद में काम आएगा। जब तक आपको अपनी स्टार्टिंग की ये बेसिक की क्लास या कह लो कि बेसिक जैसे कंप्यूटर का होता है वो नहीं आता, तो एडवांस चाहे कुछ भी सीख लो आपके काम नहीं आना। तो एक्सेल में भी यही है, आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे आपका जॉब का है या आप एज ए अपने आप को स्टूडेंट ही मान रहे हो, तो भी एक एवरेज एक्सेल नॉलेज अगर आपको चाहिए तो स्टार्टिंग की 10 से 15 क्लास जो भी होंगी उनको अपना ध्यान से सीखना, समझना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। और किसी का कोई डाउट तो क्वेश्चन लास्ट क्लास से करंट पूछना तो पूछ लो। मैं किया था स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेशन, इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो बताओ। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी हमारी। नेक्स्ट आ जाओ, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा एक्सेल के अंदर बेसिक फंक्शंस के अंदर, सम इफ, डी सम, डी मैक्स, डी मिनिमम, मैक्स इफ एस और मिनिमम इफ एस या मैक्सिमम इफ एस। काफी सारे फंक्शंस हैं, कहने का मतलब क्या है वो आपको पहले समझना है। देखो अभी तक हमने क्या किया, एक सिंपल बेसिक सम का फंक्शन किया है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक रेंज में कुछ वैल्यूज हैं और आपको क्या करना है, इक्वल टू सम करके उन वैल्यू का टोटल करना है। ठीक है, इतना हमने सबने किया। अब ये जो सम है वो किसी डाटाबेस के अकॉर्डिंग बाय कंडीशन आपको अगर करवाना हो, मींस जिस चीज का आपको टोटल चाहिए है उसी का ही होना चाहिए।
एक्स्ट्रा उसमें किसी चीज का टोटल आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अभी जो हमारे पास डाटा है, इनको मैं हाइड कर देता हूँ। अच्छा, कुछ रोज में आपने अगर कॉलम में काम किया है वो आपको अभी हाइड करनी है, डिलीट नहीं करनी, तो सिलेक्शन बनाओ और राइट क्लिक करके हाइड कर देना, ठीक है। तो अभी देखो जो हमारे पास डाटा है, पहले तो एक्सेल में कोई भी आप काम कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो आपको अपना डाटा देखना है, समझना है कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। क्योंकि डाटा के बिहाफ पे ही आपको कोई कैलकुलेशन करनी होगी। अब जो डाटा में है ही नहीं उसके ऊपर आप कैलकुलेशन कैसे बनाओगे, ठीक है। तो अभी एक नॉर्मल सा आपको क्वेश्चन बोला है कि भाई ओवरऑल जो सेल्स है हमारी, इनका टोटल कितना हो गया ये बताना आपको, क्या करोगे? टोटल ही तो करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम, जितनी भी सेल्स की वैल्यू है सबको सिलेक्ट करो, एंटर कर दो, ये ओवरऑल सम आ गया, ठीक है। बट अब इसमें क्या बोला गया है आपको कि भी यहाँ जितने भी एम्प्लॉई हैं इनमें से सिर्फ मुझे अनिल का ही टोटल पता करना है सेल्स का। अब क्वेश्चन यहाँ दूसरा एक और भी है, या डाटा को जैसे आप चेकआउट करोगे तो पता लगेगा कि यहाँ पर जो इस एम्प्लॉय की लिस्ट में अनिल है या पर्टिकुलर कोई भी एम्प्लॉय है, हो सकता है मल्टीपल टाइम हो, डुप्लीकेसी है डाटा के अंदर, ठीक है। एक ही एम्प्लॉय एक से ज्यादा बार हो सकता है। अब ये जो डाटा है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, आपके प्रोडक्ट की लिस्ट हो सकती है, ठीक है। तो उसमें से आपको एक सिंपल क्वेश्चन बोला गया है कि भी मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ही टोटल सेल बताओ या एक पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय की ही एग्जैक्टली सेल बताओ। आपने ओवरऑल सेल तो इज इक्वल टू सम करके बता दिया। अब क्वेश्चन है किसी एक के लिए टोटल निकालने के लिए, ठीक है। तो वहां पर हमारा फंक्शन यूज होता है सम इफ का, मर्ज, ये फंक्शन नेम हो गया हमारा सम इफ, ठीक है। तो जब भी आप एक्सेल के अंदर इस तरह का काम करने जाओ, कैलकुलेशन करने जाओ, तो आपको पहले अपनी कंडीशन समझनी है कि आपको बोला क्या गया है करने के लिए, क्योंकि उसी से आप आइडिया लगाओगे कि हाँ इस काम के लिए मैं ये फंक्शन यूज कर सकता हूँ। आपने क्वेश्चन नहीं समझा, आपने वो क्राइटेरिया उसमें क्या बोला गया है वो नहीं सुना, आप ऐसे ही फंक्शन एक्सपेरिमेंट में लगाओगे, उसका कोई हल नहीं निकलना, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जो पूछा गया है उसके लिए सोचना है, समझना है कि भाई ये काम हम किस फंक्शन से आगे कैरी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक टोटल करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो टोटल मींस सम का ही फंक्शन लगेगा, और मल्टीपल में से किसी एक के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फंक्शन आ जाएगा सम इफ। इसमें क्या होती है, दो चीजें आपको तीन चीजें, इज इक्वल टू सम इफ लगाओगे, ब्रैकेट ओपन होगी, तो जो सिंटेक्स आएगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये मैं स्टार्टिंग की क्लास से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें भी आपसे तीन चीजें पूछी जा रही है, रेंज, क्राइटेरिया और फिर लास्ट में सम रेंज। अब इसमें से एक कॉमन चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो सम की रेंज है वो हमें फॉर्मूले में सबसे लास्ट में देनी है, मतलब जिस रेंज में से हमारा टोटल आएगा या हमें निकालना है वो रेंज हमें इस फॉर्मूले के अंदर सबसे लास्ट में देनी है, ठीक है। तो हमें टोटल किस में से निकालना है, इन्हीं वैल्यू का निकल सकता है। तो ये जो रेंज है ये हमें इस सम इफ के फंक्शन में सबसे लास्ट में प्रोवाइड करनी है। तो उससे पहले दो चीजें और हैं, रेंज और क्राइटेरिया। काफी सारे फंक्शंस के अंदर एक्सेल में ये चीज आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तकरीबन आगे जो भी हम फंक्शंस करेंगे उनमें रेंज और क्राइटेरिया आपसे पूछा जाएगा। यहाँ रेंज और क्राइटेरिया क्या है कि भी आप जिसके अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेशन करना चाहते हो, ठीक है, वो कैलकुलेशन किस रेंज में करनी है, ठीक है, और किन के लिए करनी है। एक आपको बताना है क्राइटेरिया, मींस आपको टोटल करना है, किसका करना है, अनिल का करना है, तो अनिल आपके लिए क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया। लेकिन वो अनिल है किस रेंज में, किस लिस्ट में है, वो आपकी रेंज होगी। तो पहले आपको रेंज बतानी है जिसमें आपका क्राइटेरिया ऐड है, ठीक है। हमें अपने एम्प्लॉय अनिल के लिए सेल निकालनी है, वो अनिल एज ए एम्प्लॉय जिस भी लिस्ट में है, जिस भी रेंज में है, वो हमें पहले सिलेक्ट करके देना है, ठीक है। तो रेंज मतलब ये हमारे एम्प्लॉय की रेंज होगी एज ए लिस्ट, कोमा इसमें से जो भी हमारा क्राइटेरिया है, ये तो सारे एम्प्लॉय आपने सिलेक्ट करके उसको बता दिए,
अब इनमें से किसी एक का आपको टोटल निकालना है, ऐसे वो आपका क्राइटेरिया ही है। तो वो आपको बताना है, या तो फॉर्मूले के अंदर डबल कोट में उसका नाम डाल दो, ठीक है। अगर बार बार आपको किसी अदर एम्प्लॉय का चेक करना है तो उसके लिए क्या करो, आप बाहर एक ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर लो, ये आपका क्राइटेरिया सेल हो गया। आप बाद में कभी भी इसमें कोई भी नाम डाल के उसका इंडिविजुअल टोटल चेक कर सकते हो। अगर आप ये सेल नहीं देते, आप डबल कोट के अंदर अपने एम्प्लॉय का उसका नाम डाल देते हो, ठीक है, तो आपको अगर मान लो किसी और एम्प्लॉय का करने के लिए बोल दिया तो बार बार आपको फॉर्मूला एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बार बार अपना फॉर्मूला एडिट नहीं करना चाहते, इसलिए क्या करेंगे, बाहर एक ब्लैंक सेल ले लेंगे एज ए क्राइटेरिया सेल, ठीक है, कोमा। लास्ट में क्या है हमारी सम रेंज। तो इस एम्प्लॉय के लिए जो सम निकालना है वो रेंज कौन सी है, यही है, एक ही रेंज है हमारे पूरे डाटा में जिसमें से टोटल आ सकता है, ठीक है। तीनों चीजें हमने अपने फॉर्मूले को प्रोवाइड कर दी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि अभी हमने कोई उसको बताया तो नहीं भी किसका टोटल करे, ठीक है। तो अभी हम कोई भी अपना जैसे एम्प्लॉय टाइप करेंगे, ये एग्जैक्टली सिर्फ उसी का ही आपको टोटल निकाल के दे देगा। अब सेल हमने लिया है तो इसका फायदा ये मिलेगा कि आप कभी भी किसी भी टाइम इस सेल में अपना क्राइटेरिया चेंज कर सकते हो। अगर ये हम फॉर्मूले में टाइप कर देते तो हमें बार बार फॉर्मूला चेंज करना पड़ता, उसमें नाम एडिट करना पड़ता, ठीक है। अभी हमें फॉर्मूले को छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना यहाँ पर क्राइटेरिया प्रोवाइड करना है सेल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। दोबारा देख लो, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। तो बेसिकली बैकग्राउंड क्या है सम इफ फंक्शन का, कि आपको अपने मल्टीपल एम्प्लॉय में से या प्रोडक्ट में से किसी एक का इंडिविजुअल टोटल अगर आपको पता करना है, ठीक है, लिस्ट में से, तो वहां पर हम अपना सम इफ यूज करते थे। इससे पहले जो हमने सम यूज किया था उसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि भी आपके पास सिर्फ वैल्यू है, सिलेक्ट करो और टोटल आ जाएगा। अब उन वैल्यू के साथ में हमारे पास और भी डाटा रेंज है, तो उसमें से हम कंपेरेटिवली डाटा टोटल निकालना चाहते हैं, किसका टोटल चाहिए किसका नहीं हमें चाहिए। तो वहां यूज होगा हमारा सम इफ। और सम इफ की भी अपनी एक लिमिटेशन है कि वो एक टाइम पे सिर्फ एक का ही टोटल निकाल सकता है। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई नहीं, मुझे अनिल और अमित का इकट्ठा अगर टोटल निकालना तो क्या करेंगे, वो एक नेक्स्ट स्टेप का काम है हमारा। बट अभी हम एक सिंगल कंडीशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि कभी भी हमें किसी एक चीज के लिए टोटल निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सम इफ सबसे पहले इसमें रेंज में क्या लेंगे, किसका रेंज लेंगे, एम्प्लॉय। क्योंकि हमें एम्प्लॉय के बेस पे ही टोटल निकालना है, ठीक है, किसी एक एम्प्लॉय का। तो जहां भी हमारे एम्प्लॉयज की रेंज है, कोमा। अब जैसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन से आपने रेंज तो सिलेक्ट कर लिया, वापस उसी लोकेशन पे जाना जहां फॉर्मूला लगा रहे हो। तो कैसे जाओगे, माउस का जो व्हील बटन है इसको नीचे प्रेस करो, एरो बनेगी, जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में माउस को मूव कर देना। अगर माउस में प्रॉब्लम हो तो अपना राइट साइड में स्क्रॉल बार भी होती है, वहां से माउस से होल्ड करके आप अपना वापस ऊपर जा सकते हो। एरो कीज का यहाँ यूज नहीं कर सकते आप इस टाइम पे। जब आपका फॉर्मूला चल रहा होता है या आप लगा रहे हो फॉर्मूला, उस टाइम पे आप एरो कीज फंक्शन इसमें कीबोर्ड से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर रेंज चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्राइटेरिया क्या देना है अपने को, जिसका टोटल करना है वो आप कहाँ बताओगे या कौन सा है। दो चॉइस हैं, या तो बाहर सेल सिलेक्ट कर लो या फिर डबल कोट में उसका नाम दे दो। तो हमने ले लिया अपना ब्लैंक सेल। नेक्स्ट है फिर सम रेंज, वो अंडरस्टूड है कि हमारी जो सेल्स की रेंज है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। जैसे अपना कोई क्राइटेरिया यहाँ देंगे उसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। जब भी एक्सेल में आप रेंज सिलेक्ट करते हो तो ये भी गलती कई बार होती है स्टूडेंट्स की कि किसी में जैसे कम सिलेक्ट कर ली रेंज कंपैरेटिवली, दूसरे में ज्यादा सिलेक्ट कर ली। अब जितने एम्प्लॉय आपने सिलेक्ट किए हैं उतनी ही आपकी सेल्स की रेंज होनी चाहिए, उतने ही सेल होने चाहिए। हम यहाँ ये नहीं कर सकते कि भी एम्प्लॉय तो मैंने सारे ले लिए लेकिन यहाँ सेल्स की जो रेंज है वो मैंने इतनी ले ली।
तो उसकी रेंज में जितना डाटा दिया होगा वो तो कैलकुलेशन उतने में ही करेगा। जो डाटा दिया ही नहीं है तो वो उसमें रिजल्ट कैसे प्रोवाइड करेगा फिर, ठीक है। तो रिजल्ट फॉर्मूला बेशक गलत दे रहा हो, आपको पहले अपना चेक करना है कि उसमें हमने तो रेंज वगैरह गलत नहीं दी, ठीक है। बाद में उसको चेक करो कि भी रिजल्ट जो आना चाहिए वो ठीक है या गलत कर लोगे। अब इसमें एक पॉइंट ऐड करते हैं कि मान लो हमें 2 एम्प्लॉय का या एक से ज्यादा एम्प्लॉय का टोटल करना है, ठीक है। पहला तो है कि भाई अगर सिर्फ 2 हैं 3 हैं, एक जुगाड़बाजी भी है कह सकते हो उसको, बट एक एक्चुअल में तरीका है। मान लो आपको अनिल और अमित का ही इकट्ठा टोटल करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसी फंक्शन के अंदर, ठीक है, प्लस करके यही सेम सिंटेक्स दोबारा ऐड कर दो एज इट इज, ठीक है। उसमें नाम वाला जो सेल है वो एक अलग एक्स्ट्रा ले लेना। मैं यूं का यूं फंक्शन पूरा कॉपी कर रहा हूं ऊपर से, इक्वल को छोड़ के, ठीक है। और इसी के आगे मैंने पेस्ट कर दिया, W2 की जगह मैंने कर दिया W3, मतलब मेरे दूसरे एम्प्लॉय का नेम यहां आ जाएगा, बाकी दोनों चीजें सेम है उसके लिए। तो अभी टोटल आपका क्या आएगा, आइडिया बता सकते हो? जो अनिल वाला वही दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने सेकंड एम्प्लॉय तो बताया ही नहीं है। अब हम जैसे ही सेकंड डालेंगे तो वहां वो दोनों का बता देगा। तो वैलिड है तरीका, मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक है। अगर 2 है तो आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन एक और जेन्युइन तरीका है कि अगर मान लो 2 की जगह 3 बोल दे, 4 बोल दे, 5 एम्प्लॉय बोल दे, तब आप ये बार बार कॉपी पेस्ट या ऐसे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, कई सेल बनाओगे। उससे बढ़िया क्या है, आपके पास एक फंक्शन और दे रखा है, सम इफ की जगह आप करोगे dsum, ओनली dsum। डी का मतलब हो गया डाटाबेस, ठीक है। dsum का मतलब ही यही है कि जब आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ कोई काम करना है। सम इफ हम कर रहे हैं तो वो एक ही क्राइटेरिया के साथ काम करेगा, वो हम उससे जबरदस्ती 2 का करवा रहे हैं, ठीक है, बट लीगली उसका काम एक ही कंडीशन पे काम करना है। लेकिन जो dsum है, अब सम है तो सम करने के लिए ही है, अब डी का मतलब हो गया वो मल्टीपल के लिए। एक आइडिया है डी का, बट उसका एक्चुअल में मतलब है डी का डाटाबेस। तो इसमें क्या है, पहले सिंटेक्स की बात करें तो इज इक्वल टू dsum। अब इसमें जो क्राइटेरिया आता है इसमें भी 3 चीजें हैं। अब ये मत मानना कि हर फंक्शन में 3 ही होते हैं, वो डिपेंड करता है फंक्शन क्या है, ठीक है। तो dsum में क्या हो रहा है कि पहले तो वो डाटाबेस आपसे पूछेगा, मतलब आपने जो भी डाटा बना रखा है विद हेडिंग A to Z, मतलब पूरी टेबल आपको सिलेक्ट करके देनी है उसमें, ठीक है। सेकंड चीज है फील्ड। फील्ड का मतलब है आपका जो रिजल्ट आपको लेना है, ठीक है, वो टेबल के किस हेडिंग में है, किस कॉलम में है, वो उस कॉलम का हेडिंग सिलेक्ट करना है। अब हम सम करने जा रहे हैं तो रिजल्ट मेरा सम ही आएगा, मतलब इन वैल्यू का आएगा ना सम। तो फील्ड के अंदर मुझे क्या करना है, ये जो अपना हेडिंग है सेल्स का, ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपका रिजल्ट जिस कॉलम से आएगा या आप जिस कॉलम से लेना चाहते हो उस कॉलम का हेडिंग आपको वहां देना बस, ठीक है। और लास्ट रह गया क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्राइटेरिया का मतलब यहाँ वही है कि भाई आप किन का टोटल करना चाहते हो और वो आपकी टेबल में कहाँ है, वो आपको बताने हैं। तो जितने भी एम्प्लॉय के लिए आपको टोटल बताना है, निकालना है, उतने सेल यहाँ सेलेक्ट करने हैं ब्लैंक। 4 करो, 5 करो, 10 करो, 20 करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट उन सब के ऊपर एक सेल आपको उनके हेडिंग नेम का भी रखना है। हम यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए सेल सेलेक्ट कर रहे हैं वो एम्प्लॉय हमारी टेबल में जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम का हेडिंग हमें यहाँ पहले लिखना है एज ए एम्प्लॉय नेम, ठीक है। कैसे तो dsum ये हो गया हमारा डाटाबेस। पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली, कॉमा, फील्ड में क्या देंगे, सेल्स। क्यों? क्योंकि हमें जो टोटल निकालना है वो इसी कॉलम से निकालना है, तो हमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेबल तो हम उसको ऑलरेडी दे चुके हैं सिलेक्ट करके सारी। ये हो गया हमारा फील्ड।
अगर आपकी इस टेबल के अंदर 4-5 कॉलम और भी होते न्यूमेरिकल वैल्यू के, आपको उनमें से जिस भी कॉलम से रिजल्ट निकालना है तो जस्ट उसी कॉलम का आपको हेडिंग सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट चीज क्राइटेरिया, तो हमें जितने एम्प्लॉय के लिए टोटल निकालना है, ठीक है, उतने सेल आपको यहां सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अभी मैं ले रहा हूं 3, इसका मतलब ये होगा कि मैं 2 एम्प्लॉय का एक साथ टोटल निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो सेल 3 क्यों लिए? क्योंकि जो फर्स्ट सेल है मेरा उसमें मुझे अपने उस कॉलम का नेम डालना है जिस कॉलम में वो मेरे एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो ये उसने दे दिया ओवरऑल का टोटल। अभी मैंने क्या किया, अभी पहला क्या देना है हमें क्राइटेरिया के सबसे ऊपर वाले सेल में उस कॉलम का नेम, और फिर उसके बाद वो 2 एम्प्लॉय जिनका आपको टोटल निकालना है, अनिल और अमित। सेम टोटल है, ठीक है, वही दोनों का टोटल हमने उनसे निकाला है और यही हमने। अब इसकी भी अपनी एक लिमिट है, क्या कि आप जितने सेल उसको सिलेक्ट करके दोगे उतनों का ही वो काम करेगा। अगर इसमें मान लो मैं एक एम्प्लॉय ना दूं तो वो काम नहीं करेगा, वो ओवरऑल का बताएगा और एक्स्ट्रा वो लेगा नहीं, ठीक है, कम के लिए वो काम करेगा नहीं। भाई आपने 2 सेल दिए हैं उसको तो दोनों बताने पड़ेंगे। मेन तो यही है क्राइटेरिया सेल। हेडिंग, हमारे ये जो एम्प्लॉय हैं इस टेबल के अंदर किस कॉलम में है वो कॉलम का नेम हमें सबसे पहले ऊपर देना है और उसके बाद आपको जितने भी एम्प्लॉय के लिए टोटल करना है वो आपको वहां बताना है। दोबारा देख लो, ये चीज आप पहले ही अपनी हेडिंग वाली बना के रख सकते हो भी मुझे टोटल एम्प्लॉय के लिए करना है डी सम से, तो एम्प्लॉय का हेडिंग हमने पहले ही डाल लिया अपने क्राइटेरिया टाइटल में। इक्वल टू डी सम, सबसे पहले आपका डाटाबेस, तो ये हो गया हमारा डाटाबेस, ठीक है। और फिर फील्ड में क्या लेंगे, सेल्स का, और लास्ट आ गया क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमने एज एम्प्लॉय दे ही रखा है। अब जितने एम्प्लॉय के लिए आपको एक साथ टोटल निकालना है उतने ब्लैंक सेल ले लेना, बट ध्यान ये रखना है कि जितने आप सेल सिलेक्शन में दोगे उतने फिर आपको वहां पर क्राइटेरिया फिल भी करने हैं, ये नहीं कि वो बाकी के छोड़ दें। फिर हमने 3 सेल ले लिए तो हम 2 के लिए बता दें, 3 के लिए बता दें, ठीक है, वो आपको अपना देखना है। तो एक हो गया हमारा अनिल, एक हो गया हमारा अमित। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भी आप किसी फंक्शन से सिर्फ अनिल का ही पता करना चाहते हो तो तीनों में अनिल टाइप कर दो, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वैल्यू बेशक तीनों में सेम डाल दो। भी हम एक ही, अब ये देखो एक आपके लिए बेनिफिट भी हो गया कि आप एक ही फंक्शन से अब 2 काम कर सकते हो। हम सम इफ वाला भी काम यहाँ से ले सकते हैं, भी मुझे एक का ही पता करना तो मैंने तीनों में क्या किया, अनिल टाइप कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा अनिल का टोटल आ गया। अगर मान लो मुझे अनिल और अमित का पता करना है तो 2 में अनिल कर दो, 1 में अमित कर दो, ठीक है। अब तीनों ही अलग अलग हैं तो वो तो बात नेचुरल हो ही गई कि तीनों का चाहिए अपने को। तो एक अब ये फंक्शन आपका ऐसा आ गया कि जिससे आप डी सम का भी काम ले सकते हो और सम का भी ले सकते हो, ठीक है, और नॉर्मल सम का भी ले सकते हो। आप इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दोगे तो क्या करेगा, वो ओवरऑल का भी बता रहा है। तो लास्ट के तीनों फंक्शन आपके इसी में आ गए, ठीक है। और बताऊं या बहुत है, बोलो। मैं तो सारा करवा दूंगा, मेरा तो डेली का काम है। हाँ ये ना, मैं तो 1 घंटे में सारा एक्सेल करवा दूंगा, मेरी कैपेसिटी का तो फिर मत करो, फायदा क्या।